वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 10 सोशल साइंस हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 1 है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। आज हम करेंगे उसके क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ठोक दो सो दैट आपको हमारे सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहे। चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 1 है राइट अ नोट ऑन गिसिपी मजानी। गिसिपी मजानी पे आपको एक नोट लिखना है। जब भी सोशल साइंस की बात होती है बच्चे को बहुत डर लगता है क्योंकि स्कूल में 3-3 पेज के क्वेश्चन लिखवा दिए जाते हैं। अब देखो मैं आपको कैसे समझाऊंगा। अगर आपको इमेजेस के थ्रू समझाऊं तो आपको बहुत मजा आएगा। अगर आपको ये वाली इमेज देखो तो ये पीएम मोदी जी की है जो कि इंडियन पॉलिटिकल लीडर है। ऐसे ही गिस्सिपी मजानी की बात करूं तो ये इटालियन पॉलिटिकल लीडर थे। तो मेरे भाई आपका जो पहला पॉइंट हो गया वो आपको याद करा दिया मैंने। गिस्सिपी मजानी वॉज एन इटालियन पॉलिटिशियन। मजा आ गया, लाइक दे देना। दूसरा पॉइंट देखो, आपको पता होगा जब भारत को आजाद कराना था तो वल्लभ भाई पटेल जो है भारत की यूनिफिकेशन यानी कि अखंडता के लिए काम किया। ऐसे ही गिस्सिपी मजानी ने इटली के यूनिफिकेशन के लिए काम किया। ये ले मेरे भाई दूसरा पॉइंट आ गया। ही वर्कड फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। मजा आ गया। थर्ड पॉइंट देखो, आपको पता है जब भारत को आजाद कराना था तो सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाई सीक्रेटली। और ऐसे ही गिस्सिपी मजानी ने भी चुपचाप काम किया क्योंकि वो अपने देश से बहुत ज्यादा प्यार करता था। ही वॉज अ ट्रू पैट्रियट बट द कंडीशंस वर नॉट इन फेवरेबल एट दैट टाइम वर नॉट फेवरेबल एट दैट टाइम सो ही हैड टू वर्क सीक्रेटली। ठीक है, तो गिस्सिपी मजानी एक सच्चा देशभक्त था। कंडीशंस ठीक नहीं थी तो उसको सीक्रेटली काम करना पड़ा। ही बिकेम अ मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी। सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर बन गया। लेटर ऑन ही फाउंडेड 2 more अंडरग्राउंड सोसाइटीज। और बाद में जाके उसने 2 और सोसाइटीज बना दी। अंडरग्राउंड सोसाइटीज मतलब जो छुप छुप के काम करते थे। बस चिल्ड्रन ये पांचों पॉइंट लिखाना मेरे भाई और तुम्हारे 5 नंबर पक्के हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, राइट अ नोट ऑन काउंट कैमिलियो डी कैवर। आपको काउंट कैमिलियो डी कैवर पे एक नोट लिखना। अब देखो मैं आपको कैसे रटाऊंगा अभी के अभी। ये थे हमारे भाई साहब काउंट कैमिलियो डी कैवर। बहुत ज्यादा चालाक थे भाई साहब, बहुत बड़े अपॉर्चुनिस्ट। अपॉर्चुनिस्ट क्या होता है? मौका परस्त, जो भाई साहब जरूरत पड़ने पे गधे को भी अपना बाप बना ले। ठीक है, गो विद द फ्लो, जो भी पावर में होता था ये उसके साथ जाते थे। बस ये 3 पॉइंट आपने याद कर लिए। अब इसी बात को अपने वर्ड्स में लिख देंगे। देखो ये जो फर्स्ट 2 पॉइंट्स हैं, अगर मजा आ जाए तो लाइक दे देना। ये मैंने डिट्टो वही उठाए हैं जो गिस्सिपी मेजानी के लिए उठाए थे। केवर वॉज एन इटालियन पॉलिटिशियन। अब देखो यहाँ पे गिस्सिपी मजानी वॉज एन इटालियन पॉलिटिशियन, बस नाम चेंज किया है। अगर आपने पहला क्वेश्चन याद कर लिया तो 2 पॉइंट तो आपको यही याद हो गए। ही वर्कड फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यानी केवर ने भी यूनिफिकेशन ऑफ इटली के लिए काम किया और गिस्सिपी में, तो 2 पॉइंट तो आपको वैसे ही याद हो गए। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। ही वॉज अ रियल पॉलिटिशियन। ही अलाइड, यानी अलाइड का मतलब होता है फ्रेंडशिप करना, विद फ्रांस व्हेन नेसेसरी। अभी हमने क्या देखा था कि भाई साहब मौका परस्त था, जरूरत पड़ने पर गधे को भी बाप बना लेता था। तो जब केवर को लगा कि यार फ्रांस से दोस्ती कर लेनी चाहिए, अपने आप को मजबूती मिलेगी, तो उसने फ्रांस से दोस्ती कर ली। एंड अलाइड विद फ्रांस मेन एनिमी प्रूशिया व्हेन नेसेसरी। जब उसको लगा कि यार प्रूशिया से दोस्ती कर लो, भले से वो फ्रांस की दुश्मनी क्यों ना हो, लेकिन तब उसने प्रूशिया से अपनी क्या कर ली? दोस्ती कर ली। तो मतलब जहां मौका मिलता था भाई साहब वहां का वो पर्सन हो जाता था। ही वॉज डिस्ट्रस्टफुल। अब एक आदमी कभी इसका दोस्त बन जाता है, कभी इसका दोस्त बन जाता है, कभी इसका दोस्त बन जाता है, तो क्या उस पर कोई ट्रस्ट करेगा? नहीं, उस पर वो ट्रस्ट वर्दी नहीं था। ही बिकेम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पैडमंट इन 1852। और अपनी कूटनीति की वजह से, अपनी चालाकी की वजह से फाइनली वो प्राइम मिनिस्टर भी बन गया पैडमोंट का 1852 में। ये लो मेरे भाई तुम्हारे 5 पॉइंट क्लियर कर दिए 5 नंबर पक्के। आगे बढ़ते हैं। राइट अ नोट ऑन द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में बच्चा कहता है याद नहीं होता, हम आपको याद करवाएंगे। इसके लिए हम ले चलते हैं आपको पहले इंडियन इंडिपेंडेंस की तरफ। आप ये बताओ जो भारत को आजादी चाहिए थी किससे? अगेंस्ट ब्रिटिश। ऐसे ही जो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था वो भी आजादी चाहते थे किससे? ओटोमन एम्पायर से। वो ये चाहते थे कि ओटोमन एम्पायर खत्म हो जाए। ऐसे इंडिया वाले क्या चाहते थे? जो इंडियन रिवॉल्यूशनरी थे, भारत के जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों को भगाया। ऐसी जो ग्रीक रिवॉल्यूशनरी थे, मतलब ग्रीक के जो क्रांतिकारी थे, वो भी ये चाहते थे कि ओटोमन एम्पायर यहां से भागे
और प्रॉपर एक नेशन बने। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं एम की मेरे दोस्त, भाई भारत वाले क्या चाहते थे? भारत वाले ये चाहते थे कि ये जो अंग्रेज हैं यहाँ से जाएं और हमारा स्वराज, यानी कि हम अपने देश पे खुद राज करेंगे, हम अपने रूल बनाएंगे, रेगुलेशंस बनाएंगे, अपना लॉ बनाएंगे। ऐसे ही ग्रीक वाले क्या चाहते थे? भाई साहब ये ओटोमन एम्पायर जो है यहाँ से भागे और हम अपने देश को, ग्रीक एम्पायर को खुद से चलाएं और खुद से। आ गया मजा? अब इसी बात को जो मैंने आपको समझाई है उसी बात को अपने वर्ड्स में लिख देंगे। ग्रीक वॉर इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रीक रिवॉल्यूशन। पहले पॉइंट हमें ये मिल गया, ग्रीक वॉर को ही ग्रीक रिवॉल्यूशन कहा जाता है। अब क्वेश्चन आ जाए ग्रीक रिवॉल्यूशन क्या था, तो भी यही लिखना है, ग्रीक वॉर कहा जाए तो भी है। अब देखो इंडियन वॉर किसने लड़ा था? इंडियन इंडिपेंडेंस वाला। यहाँ पे मैंने अभी आपको दिखा था इंडियन रिवॉल्यूशनरी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, है ना, सुभाष चंद्र बोस। और ये वाला भाई ग्रीक वाला है, तो कौन लड़ेगा? इट वॉज फॉट बाई ग्रीक रिवॉल्यूशन। 2 पॉइंट क्लियर हो गए मेरे बच्चे को। अब देखो इंडियन ने सिस्टम ने किसके खिलाफ लड़े थे? हम लड़े थे ब्रिटिश के अगेंस्ट। ये किसके अगेंस्ट लड़े थे? ओटोमन एम्पायर के। लिख दो, इट वॉज फॉट अगेंस्ट ओटोमन एम्पायर, और ये लड़ा गया था ओटोमन एम्पायर के अगेंस्ट। ठीक है, हमारा एम क्या था? हमारा एम था अंग्रेजों को भगाना, यहां से हमारी धरती से अंग्रेज जाए और हमारा राज चले। इनका एम क्या था? द एम ऑफ दिस वॉर was to uproot Ottoman Empire। uproot का मतलब है जड़ से उखाड़ना भाई साहब, कि ओटोमन एम्पायर को जड़ से उखाड़ो एंड रीस्टेब्लिश ग्रीक एम्पायर, और ग्रीक एम्पायर को दोबारा से स्टेब्लिश करना। इस वॉर में इनकी हेल्प करी थी रशिया, फ्रांस एंड ग्रेट ब्रिटेन हेल्प ग्रीक इन दिस वॉर। बस ये 5 पॉइंट मेरे भाई लिखाना और 5 नंबर तुम्हारे पक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट पे एक छोटा सा नोट लिखना है आपको। इसको भी मैं आपको समझाऊंगा इमेजेस के थ्रू। चिल्ड्रन, जब भारत से अंग्रेज चले गए तो अब जो भारत को संभालने का काम था वो इंडियन गवर्नमेंट पे आ गया, मतलब भारत के ही लोग। तो ऐसे ही जब लिबरल रिवॉल्यूशन हुआ जिसमें जर्मन को वहां से भगा दिया गया, उसके बाद वहां के लोगों ने सोचा कि भैया अब हम खुद से अपनी पार्लियामेंट बनाएंगे, खुद से अपने रूल बनाएंगे, खुद से अपना संविधान बनाएंगे। ठीक है, तो अब इन्होंने अपना खुद से काम करना शुरू कर दिया। इसी बात को बस अब हमको छोटे से वर्ड्स में लिखना है। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वॉज कॉल्ड एट फ्रैंकफर्ट ऑन 18 मई 1848। तो जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट थी उसको फ्रैंकफर्ट में बुलाया गया। फ्रैंकफर्ट क्या है? एक जगह का नाम है। डेट याद रखनी पड़ेगी, 18 मई 1848 को। दिस पार्लियामेंट वॉज सेटअप एज अ रिजल्ट ऑफ लिबरल रिवॉल्यूशन, क्योंकि लिबरल रिवॉल्यूशन हुआ था, क्रांति हुई थी, लड़ाई हुई थी। जब जर्मन्स को वहां से भगा दिया गया, उसके बाद जैसे अंग्रेजों को भगा दिया गया भारत से, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आया, उसी के बाद ये लिबरल जो रिवॉल्यूशन हुई, उसके बाद फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। इट्स पर्पस वाज टू प्लान द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, और इसका पर्पस था इटली का पूरी तरह से यूनिफिकेशन किया जाए, अखंडता, मतलब पूरी तरह से एक इटली, एक नेशन बनाया जाए। जैसे हम क्या चाहते थे कि पूरी तरह से कानून का राज हो भारत में, इंडियन, ठीक है, इंडियन लॉ हो, चाहे सलमान खान हो, चाहे शाहरुख खान हो, या फिर कोई आम आदमी हो, सबके लिए कानून बराबर हो। तो ये जो पार्लियामेंट बनी ये भी इटली की यूनिफिकेशन के लिए थी। ठीक है, बस। नेक्स्ट, द रोल ऑफ विमेन इन नेशनल स्ट्रगल्स। जो नेशनल स्ट्रगल थे उसमें विमेन, औरतों का क्या रोल था? चिल्ड्रन, इसको भी सबसे पहले हम समझेंगे इमेजेस से। सबसे ज्यादा एक तो औरतों ने अब आवाज उठाना शुरू कर दी, और उन्होंने फायदा उठाया इस बात का कि वहां पे कोई भी पीस नहीं थी। अनरेस्ट का मतलब चल रहा भाई साहब, लड़ाई झगड़ा हिंसा ये सब चल रहा था। तो अब उन्होंने क्या किया? अपना खुद का पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा हम पॉलिटिकल पार्टीज बनाएंगे, और उन्होंने अपने आप को और ज्यादा वजूद देने के लिए अपने खुद के न्यूज़पेपर, अपने खुद के जर्नल निकाल दिए। तो जाहिर सी बात है, जो आदमी ग्राउंड में आके काम करेगा, अपना पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाएगा, अपने न्यूज मीडिया बनाए, उस टाइम व्हाट्सएप फेसबुक तो होते नहीं थे, तो इस तरह से जो स्ट्रगल है उसमें बहुत ज्यादा मदद मिली। अब इसी बात को अब हम अपने वर्ड्स में लिख देंगे। विमेन स्टार्टेड डिमांडिंग देयर ओन राइट्स। जो औरतें थी उन्होंने अपने अपने राइट्स मांगने शुरू कर दिए कि भाई हम क्या किसी से कम है, हमें हमारे अधिकार दो। दे टुक द एडवांटेज ऑफ ग्रोइंग अनरेस्ट। अनरेस्ट का मतलब मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है नो पीस।
क्योंकि हर जगह लड़ाई झगड़े चल रहे थे। उन्होंने कहा यार तुम आदमियों पे कुछ ना हो रहा, अब हमें ही कूदना पड़ेगा मैदान में। एंड डिमांडेड फॉर अ नेशन स्टेट, और उन्होंने कहा कि ऐसे टुकड़ों में बट के नहीं रहना, पूरा एक नेशन स्टेट बना दो। दे फॉर्म देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशन, उन्होंने भाई साहब अपनी खुद की पॉलिटिकल एसोसिएशन बना ली। और इन्होंने क्या किया, दे फाउंडेड देयर ओन न्यूज़पेपर, इन्होंने अपने खुद के न्यूज़पेपर निकाल दिए। तो बस ये 4 पॉइंट लिख देना और पूरे नंबर मिल जाएंगे आपको। चिल्ड्रन, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, englishbaba.eb, और मैंने जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। अगर आप चाहते हो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना, जिसमें 3800 से ज्यादा बॉयज एंड गर्ल्स हैं ऑल ओवर इंडिया से, तो टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, मुझे ज्वाइन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट स्टेप्स डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज टेक टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। अब भाई साहब जो फ्रेंच के क्रांतिकारी थे फ्रांस के, उन्होंने लोगों में जो देशवादी बातों को भरने के लिए क्या क्या चीज यूज किया, क्या स्टेप उठाए, इसका आंसर समझने से पहले हम पहले भारत की बात करेंगे। चिल्ड्रन, आप देखते हो हर जगह भारत में, आप कहीं पे भी जगह जगह जाते हो, इंडियन फ्लैग लगा रहता है। जैसे ही आप इंडियन फ्लैग को देखते हो एक देशभक्ति सी मन में आती है या नहीं? तो भाई साहब फ्रांस वालों ने भी यही किया, जगह जगह अपने नया फ्लैग इंट्रोड्यूस कर दिया, और ताकि लोगों में मतलब देशभक्ति की भावना जगे। चिल्ड्रन, आज भी हम कोई देशभक्ति वाली पिक्चर देखते हैं जिसमें कोई नारा सुनते हैं, कोई हाईमान इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब, तो हमारे अंदर देशभक्ति की एक भावना जग जाती है। तो ऐसे उन्होंने भाई साहब नए नए हाईमान बना दिए, है ना। और जैसे अभी भारत की नई राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी जी कोविंद जी के बाद, तो जब भी उनको शपथ दिलाई गई तो वहां पे भी फ्रांस वालों ने शपथ दिलाना शुरू कर दी कि तुमको अपने देश की कसम है, तुमको इस मिट्टी की कसम है। तो ये सारे स्टेप उन्होंने उठाए अपने देश के लोगों में देशवादी बातों को, देशभक्ति की जगाने के। इसी बात को बस हम सिंपल वर्ड्स में लिख देंगे। अब देखो सर ने, यानी कि मैंने क्या किया है, पूरे मार्क्स मिलेंगे, क्वेश्चन भरना कैसे है। द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज पूरा का पूरा मैंने यहीं से उठा दिया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, बस एक 3 वर्ड लिखे हैं। टुक नंबर ऑफ स्टेप्स, उन्होंने कई सारे स्टेप्स उठाए, काय के लिए, टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। पूरा क्वेश्चन से, टू क्रिएट सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। यार अब तो लाइक कर देना मेरे भाई, अब तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, 6 दिन लगे हैं तुम्हारे लिए ये बनाने में। पूरा का पूरा मैंने यहीं से उतार दिया, देख लिया। ऐसे क्वेश्चन तुम्हें पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे। अब इसके बाद क्या क्या स्टेप उठाए। नंबर 1, अ न्यू फ्लैग वाज इंट्रोड्यूस, भाई साहब नया फ्लैग इंट्रोड्यूस कर दिया कि तुमको हमारे झंडे की कसम है। न्यू हाइमन्स वर कंपोज, नए नए, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में इंकलाब जिंदाबाद वगैरह, ऐसे उन्होंने भी अपने नए नए हाइमन बना दिए, नारे बना दिए। ओथ्स वर टेकन इन द नेम ऑफ नेशन, जैसे हमको कहते हैं ना कि तुमको भारत माता की कसम है, तुमको इस मिट्टी की कसम है, और ऐसे ही मतलब कस्में खिलवाई जाने लगी। फ्रेंच वॉज मेड द कॉमन लैंग्वेज, और फ्रेंच को कॉमन लैंग्वेज वहां की बना दिया गया। तो ये सारे स्टेप्स उन्होंने उठाए वहां के लोगों में जो देशभक्ति बातें हैं वो डालने के लिए। देखो, हु वर मैरियन एंड जर्मेनिया, What was the importance of the way in which they were portrayed? मैरियन और जर्मेनिया कौन थे और उनकी क्या इंपॉर्टेंस थी, किस तरह से उनको पोर्ट्रे किया गया, इसका भी आंसर देने के लिए पहले हम इमेजेस का यूज करेंगे। चिल्ड्रन, आपने अपने स्कूल वगैरह में प्रोग्राम में देखा होगा, एक भारत माता बनती है एक लड़की और हम नारे लगाते हैं भारत माता की जय। अगर मैं आपसे पूछूं क्या भारत माता सचमुच में कोई लेडी है क्या, कहीं दिल्ली में कहीं बैंगलोर में रहती हो? नहीं, भारत माता की जय हमारे अंदर एक देशभक्ति की भावना जगाने के लिए इस नारे को, उस देवी को यूज किया जाता है। ऐसे ही फ्रांस और जर्मन वालों ने क्या किया, उन्होंने भी एक लेडी फिगर को यूज किया जिसको हम मैरियन या जर्मेनिया कहते हैं। आप देखो भारत में अलग अलग जगहों पर भारत का तिरंगा है ना, हमारा जो झंडा है लगाया जाता है ताकि हम जब भी उसको देखें तो हमारे अंदर देशभक्ति की फीलिंग आए। ऐसे ही फ्रांस ने क्या किया, जगह जगह मैरियन की स्टैचू लगा दी। जर्मन ने क्या किया भाई साहब, जगह जगह जर्मेनिया की स्टैचू लगा दी ताकि लोगों में देशभक्ति की भावना जगे। बस इसी बात को अब हमें अपने वर्ड्स में लिख देना है। मैरियन एंड जर्मेनिया वर द फीमेल फॉर्म, देख रहे हो फीमेल फॉर्म है, फीमेल स्टैचू है, दैट वाज चूजन टू पर्सोनिफाई द नेशन, वो बस नेशन को बिलोंग पर्सोनिफाई कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। बट ठीक है, इन फ्रांस, सॉरी यहां आएगा इन फ्रांस एंड जर्मन रेस्पेक्टिवली। तो यानी कि अगर मैं बात करूं तो फ्रांस में क्या थी, फ्रांस में थी मैरियन और जर्मन में थी जर्मेनिया।
They were portrayed in this way to awaken the feelings of nationalism and unity in people. उनको जगह जगह चौराहों पे, सड़कों पे, म्यूजियम्स में, पार्क्स में लगाया गया ताकि लोगों के अंदर एक फीलिंग जागृत हो। किसके लिए? यूनिटी के लिए, एकता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रीफली ट्रेस द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। कैसे हुआ? देखो इसको भी हम समझेंगे इमेजेस के थ्रू। जब भारत में अंग्रेज आए तो हम क्या चाहते थे कि भाई अंग्रेज जाए यहाँ से, हमने आंदोलन चलाए तरह तरह के, भारत छोड़ो आंदोलन। ऐसे ही जर्मन में क्या चल रहा था? मोनार्की रूल चल रहा था। जो राजा वगैरह थे वो बस ये चाहते थे कि हमारी चलती रहे, हमारे हमारे हिसाब से रूल बनते रहे, वही बढ़िया है। जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे जिनके पास ज्यादा जमीन थी वो चाहते थे कि बस हमारी ही सल्तनत चलती रहे। लेकिन अब फाइनली लोगों में जब देशभक्ति की भावना जगी तो उन्होंने कहा नहीं यार ऐसे काम नहीं चलेगा, अब हमें जर्मन को यूनिफाइड करना होगा, मतलब एक नेशन बनाना होगा। इसके लिए बार बार लड़ाई हुई और फाइनल जाके जर्मनी यूनिफाइड हुआ। कैसे? जर्मन वॉज बींग रूल्ड बाय मोनार्क्स और किंग। देख लो मैंने आपको दिखाया यहाँ पे, जर्मन पे जो रूल कर रहे थे तरह तरह के राजा महाराजा, मोनार्क, ये सब रूल कर रहे थे। बट मिडिल क्लास जर्मन स्टार्टेड रेजिंग देयर वॉइस। जो मिडिल क्लास लोग थे उन्होंने अपनी आवाज उठाना शुरू कर दी फॉर स्प्रेडिंग द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। वो कहने लगे भैया अब ऐसा नहीं चलेगा, पूरा एक ही देश बनेगा। बट मोनार्क्स बाय द यूज ऑफ देयर पावर सप्रेस दिस। अब भाई साहब ये जो राजा महाराजा थे क्या ये चाहेंगे कि इनकी पावर खत्म हो? क्या ये चाहेंगे कि इनकी सल्तनत खत्म हो? क्या अंग्रेज कभी ये चाहते थे? नहीं। तो इन्होंने क्या किया, अपनी पावर को यूज करके इन लोगों को चुप करा दिया, मतलब सप्रेस कर दिया इनके मिशन को। 3 wars took place for 7 years। तीन लड़ाइयां भी लड़ी गई 7 सालों तक। लास्ट में प्रूशिया जीत गया, बट प्रूशिया वन इन द एंड, लास्ट में जीत गया एंड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। और फाइनली प्रूशिया ने जो जर्मनी है उसको क्या कर दिया? यूनिफाइड कर दिया। एक और क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेस डिड नेपोलियन इंट्रोड्यूस टू मेक द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मोर एफिशिएंट इन द टेरिटरीज रूल्ड बाय हिम। जब नेपोलियन भाई साहब सत्ता में आए, पावर में आए, तो उन्होंने क्या चेंज किए? देखो ये है नेपोलियन। एक तो इन्होंने कुछ खराब काम भी किए लेकिन कुछ अच्छे काम क्या थे? एक तो इन्होंने कहा भैया अगर तुम रिच हो या तुम पुअर हो, तुम अमीर हो या गरीब हो, सब लॉ के सामने बराबर है भाई साहब, चाहे तुम सलमान खान ही क्यों ना सही, अगर तुम हिरन मारोगे तो बेटा जेल तो जाओगे जाओगे। इसके अलावा इन्होंने क्या काम किया? जो फ्यूडल सिस्टम था, फ्यूडल सिस्टम में क्या था कि जो अमीर लोग थे गरीब लोगों पे अपना राज चलाते थे, उनपे हुकूमत करते थे, उनसे अपनी जमीन पे काम करवाते थे, वो भी इसने बंद कर दिया। तो इसी बात को अब हम लिख देंगे अपने वर्ड्स में। सिविल कोड ऑफ 1804 या इसको ही बोलते हैं नेपोलियन कोड वाज इश्यूड। ठीक है, 1804 में ये आया। अकॉर्डिंग टू दिस रिच और पुअर एवरीवन वाज इक्वल बिफोर लॉ। इन्होंने कही भाई साहब अमीर हो या गरीब हो सब बराबर है। फ्यूडल सिस्टम मैंने आपको बता दिया, द फ्यूडल सिस्टम वाज अबॉलिश्ड। जो गरीब लोगों पे अत्याचार होता था वो सब इसने बंद करवा दिया। इसके अलावा इसने एक और काम बहुत अच्छा किया, गिल्ड रेस्ट्रिक्शन वर रिमूव्ड इन टाउन्स। गिल्ड रेस्ट्रिक्शन क्या है? जैसे एक मर्चेंट है, व्यापारी है, उसको इस जगह से दूसरी जगह जाना है तो इसको यहां से परमिशन लेनी पड़ती थी कि मैं आपके यहाँ व्यापार कर लूं, ट्रेड कर लूं। तो इसने कहा भाई आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, जहां जाओ वहां पे अपना बिजनेस फैलाओ। तो जो गिल्ड रेस्ट्रिक्शन थे वो भी इसने हटा दिए। चिल्ड्रन अब इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर मुझे देंगे कमेंट में। फ्यूडल सिस्टम वाज अबॉलिश्ड बाय। जो फ्यूडल सिस्टम चल रहा था जिसमें गरीबों पे अत्याचार होता था वो किसने हटवाया था? गिस्सिपी मजानी ने, नेपोलियन ने, कैमिलो डेकेवर ने, या इनमें से किसी ने भी नहीं? आपको अपना आंसर करेंगे इसके जल्दी से क्वेश्चन आंसर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स। नेम 3 स्टेट्स हैविंग ब्लैक सॉइल। ऐसे 3 स्टेट के नाम बताने हैं आपको जहां ब्लैक यानी काली सॉइल ये जो दिख रही है ये मिलती है। महाराष्ट्र में मिलती है, मध्य प्रदेश में मिलती है और छत्तीसगढ़ में मिलती है। इसके अलावा ये पूछ रहा है विच ऐसी क्रॉप का नाम बताना है जो इसमें उगाई जाती है। नेम द क्रॉप विच इज मेनली ग्रोन। द क्रॉप विच इज ग्रोन इन इट इज कॉटन। कॉटन का मतलब रुई। जो क्रॉप इसमें उगाई जाती है सबसे ज्यादा वो होती है हमारी कॉटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन रिवर डेल्टास। पहले हम यहां देखेंगे रिवर डेल्टास में किस तरह की सॉइल मिलती है। तो आंसर बस एक वर्ड में दे देना है, एलुवियल सॉइल। ये है रिवर डेल्टा और ये है हमारी एलुवियल सॉइल। अब इसमें ये दिखा है गिव 3 मेन फीचर्स ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉइल। तो इस तरह की सॉइल के 3 फीचर क्या है? नंबर 1 वेरी फर्टाइल, बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है।
वेरी गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन के लिए, पैडी के लिए, वीट के लिए, यानी कि हमारे जो गन्ना है, चावल है, गेहूं है, उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती है। और अगर नेचर की बात करूं तो ये जो सॉइल है वो एल्कलाइन होती है नेचर में। बस इतनी बात लिख देना मेरे भाई, पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। What steps can be taken to control soil erosion? Soil erosion क्या होता है? जब सॉइल बह के चली जाती है हवा से, पानी से, तो क्या क्या हम कर सकते हैं सॉइल इरोजन को रोकने के लिए हिली एरियाज में? तो हिली एरियाज में द सॉइल इरोजन इन हिली एरियाज कैन बी कंट्रोल बाय टेकिंग स्टेप्स एज मेंशन्ड बिलो। ये स्टेप्स ले सकते हैं। नंबर 1, कॉन्टोर प्लोइंग। कॉन्टोर प्लोइंग क्या होती है? जैसा कि आपको यहां दिखाई दे रहा है, ये है कॉन्टोर प्लोइंग। दूसरा, टेरिस कल्टीवेशन, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, जो उत्तराखंड में होती है टेरिस पे, इस तरह से। तीसरा है स्ट्रिप क्रॉपिंग। इस तरह से स्ट्रिप बना बना के हम क्या कर सकते हैं, हम स्ट्रिप क्रॉपिंग कर सकते हैं। इधर हमने ओट्स उगा दिया, यहाँ कॉर्न उगा दिया, यहाँ हे उगा। अब कुछ लोग इसमें गलती क्या करते हैं, कुछ लोग इसमें कंटूर प्लोइंग में भी भाई साहब 4 लाइन डाल आएंगे, इसमें भी टेरिस। भाई वो पूछ ही नहीं रहा, वो आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा कंटूर प्लोइंग क्या है, वो आपसे ये पूछ रहा है कौन कौन से स्टेप्स उठा सकते हो। तो बस ये 3 स्टेप लिख के आने बस। What are biotic and abiotic resources? Give example. Biotic resource क्या है? Resources which are derived from the living thing, जो living thing से derive हो, जैसे plants है, animal है, fish है। Abiotic resources क्या है? Natural resource which are derived from non-living things, natural resources जो non living thing से derive हो, जैसे कि water है, wind है, solar energy है। बस हो गया। चिल्ड्रन, अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे बात करना चाहते हो या मुझे फॉलो करना चाहते हो तो फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम आईडी है englishbaba.eb। बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं ऑल ओवर इंडिया से, बॉयज एंड गर्ल्स। तो इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आप चाहते हो हमारे अपडेट्स आपको मोबाइल फोन पे भी मिले तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम में 4000 से ज्यादा बॉयज एंड गर्ल्स जुड़ गए हैं, उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 120 वर्ड्स। एक्सप्लेन लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो लैंड का यूज है वो किस तरह से हो रहा है। इन इंडिया वी हैव डिफरेंट लैंड यूज पैटर्न, जैसे कि हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड है ना, एग्रीकल्चर के लिए यूज हो रही है। फॉरेस्ट लैंड है जिसमें फॉरेस्ट वगैरह है। ग्रेजिंग लैंड है जिसमें हमारे जानवर चरते हैं। वेस्ट लैंड है जो बिल्कुल खराब पड़ी है, उसमें ना एग्रीकल्चर हो रही ना कोई रह रहा, बस बेकार है। तो एग्रीकल्चर पॉइंट लैंड में एक पॉइंट लिख देंगे, दिस लैंड लैंड सॉइल इज फर्टाइल, बहुत फर्टाइल होती है, तो भाई इसमें हम एग्रीकल्चर के लिए यूज करते हैं। फॉरेस्ट लैंड, दिस लैंड हैज डेंस फॉरेस्ट, इसमें बहुत सारे फॉरेस्ट होते हैं और इंडियन गवर्नमेंट इसको क्या कर रही है, प्रिजर्व करने की कोशिश कर रही है। ग्रेजिंग लैंड, एक ऐसी लैंड जिसको एनिमल्स यूज करते हैं ग्रेजिंग के लिए, खाने पीने के लिए। वेस्ट लैंड का मतलब है द लैंड नीदर सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर नॉर ग्रेजिंग। तो ये तो आ गया लैंड यूज। अब वो ये भी पूछ रहा है हमसे कि भैया ये बताओ, जो फॉरेस्ट लैंड है, वाई हैज द लैंड अंडर फॉरेस्ट नॉट इंक्रीज्ड। जो फॉरेस्ट के अंडर की जो लैंड है वो बढ़ी क्यों नहीं है 1960 से 1961 से? द रीजन है द ह्यूमन ऑफ 21 सेंचुरी हैज बिकम वेरी सेल्फिश। आज का इंसान बहुत ज्यादा मतलबी हो गया है। वी आर कटिंग ट्रीज इन एक्सेस, हम जरूरत से ज्यादा पेड़ों को काट रहे हैं, जिसको हम डिफोरेस्टेशन कहते हैं। ओवर ग्रेजिंग एंड ओवर माइनिंग आर ऑल्सो टेकिंग प्लेस। आप देख रहे होगे, आपने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा, ओवर ग्रेजिंग है ना, जरूरत से ज्यादा ग्रेजिंग हो रही है, लोग इलीगली माइनिंग भी कर रहे हैं। दीज आर द रीजंस, यही रीजंस हैं दैट। अब ये वाली लाइन पूरी मैंने क्वेश्चन से उठाई है, दैट लैंड अंडर फॉरेस्ट हैज नॉट इंक्रीज्ड मच सिंस 1960 टू 1961। लास्ट क्वेश्चन करेंगे, हाउ हैव द टेक्निकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेड टू द कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज। जितना ज्यादा हम इकोनॉमिक डेवलप हुए, जितना ज्यादा हम टेक्निकली साउंड हुए, उतना ही ज्यादा हमने अपने नेचुरल रिसोर्सेज का कंजप्शन किया है। देखो, तो इस बात को हमें क्लैरिफाई करना है। इन ओल्ड डेज व्हेन एवरीथिंग यूज्ड टू टेक प्लेस मैनुअली, पुराने टाइम में जब सारी चीजें हाथों से होती थी, प्रोडक्शन वाज लेस बट पीपल वर सेटिस्फाइड विद व्हाटएवर। हालांकि उतनी ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होती थी क्योंकि मशीन्स वगैरह से नहीं होता था काम, हाथों से होता था, लेकिन फिर भी लोग सेटिस्फाइड थे। बट एज सून एज मशीन्स यानी कि टेक्निकल डेवलपमेंट स्टार्टेड, द प्रोडक्शन इंक्रीज। जैसे जैसे मशीन्स आई, प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो गया। मोर प्रोडक्शन मीन्स मोर इनकम, ज्यादा प्रोडक्शन हुई तो लोगों पे पैसा आना शुरू हो गया। एज अ रिजल्ट हिज डिमांड इंक्रीज, फिर लोगों की डिमांड इंक्रीज होने लगी। A family which could easily settle in village now need bungalow, bike, car, computer। एक ऐसी फैमिली जो
बड़े आराम से गांव में सेटल हो जाती थी, लेकिन अब उस फैमिली को क्या चाहिए भाई, सब बंगला अलग से चाहिए, बाइक अलग से चाहिए, कार अलग से चाहिए, नए नए कंप्यूटर चाहिए, फोन चाहिए, जिम चाहिए, मॉल चाहिए और पता ना क्या क्या। 10 इस तरह से टेक्निक, अब ये लाइन पूरी मैंने क्वेश्चन से उठाई है, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैव लेड टू मोर कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज। हो गया। लास्ट क्वेश्चन का आंसर देखता हूं कितने बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में राइट आंसर देते हैं। आपको बताना है एग्जांपल ऑफ बायोटिक रिसोर्स, एयर है, प्लांट्स है, आयरन ओर है या वाटर है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में। वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल, क्लास 10 सोशल साइंस पावर शेयरिंग जो चैप्टर है पोल साइंस का जो या सिविक्स का जो चैप्टर 1 है पावर शेयरिंग, उसके करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। चिल्ड्रन क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे विद इमेजेस। आई नो जब आप इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करते हो, नोट्स करते हो तो आपको बहुत बुरा लगता है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं, समझ कुछ नहीं आता। मैं वादा कर रहा हूं जिस बच्चे ने ये छोटा सा वीडियो पूरा देख लिया ना, आप मुझे थैंक यू लिखोगे कमेंट में कि सर इतना हार्ड लग रहा था मुझे ये चैप्टर और आपने इतना इजी कर दिया। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग की डिफरेंट फॉर्म क्या है मॉडर्न डेमोक्रेसीज में, गिव एन एग्जांपल। अब मैं डायरेक्ट इसका आंसर दूं उससे पहले इमेजेस से समझाऊंगा। चिल्ड्रन आपने पढ़ा होगा जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपने क्लास 9 में पढ़ा था, मोनार्की रूल चलता था, मतलब जो राजा ने कह दिया भैया वही रूल है। राजा ने कह दिया सड़क बनेगी तो सड़क बनेगी, राजा ने जो कह दिया वही रूल है। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होता है कि भैया राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जिसमें काबिलियत होगी, जो हकदार होगा वो ही आएगा। तो यही पावर शेयरिंग है कि पावर अब एक आदमी के हाथ में नहीं रहेगी, पावर सब में बटी हुई होगी। तो सबसे पहले ये डिफरेंट फॉर्म्स पूछ रहा है, तो चारों हमने डिफरेंट फॉर्म लिख दी। देयर आर 4 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। कौन कौन सी है? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, कम्युनिटी गवर्नमेंट और पावर शेयरिंग बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है कि भैया इंडियन गवर्नमेंट है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में बटी हुई है। फेडरल में क्या होता है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, मोदी जी की सरकार है, जैसे अभी की बात करूं तो स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट है ना। तो अब अगर चाहो तो इसी में दो दो लाइन बढ़ा सकते हो। हॉरिजॉन्टल में पावर इज डिवाइडेड इन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, जैसा कि अभी हमने यहाँ देखा था। ठीक है, गवर्नमेंट के ही डिफरेंट ऑर्गन्स में पावर जो है हॉरिजॉन्टली डिवाइड हो जाती है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। इसका एग्जांपल है इंडिया। फेडरल डिवीजन ऑफ पावर में क्या होता है, व्हेन द पावर इज डिवाइडेड इन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। जैसे इंडिया की बात करूं तो सेंट्रल में मोदी जी बैठे, यानी कि अभी बीजेपी बैठी है, और स्टेट गवर्नमेंट में जैसे दिल्ली में अगर मैं बात करूं या दूसरे स्टेट में बात करूं, दिल्ली में बैठे हैं आम आदमी पार्टी बैठी, तो वहां उनकी चलेगी। कम्युनिटी गवर्नमेंट की अगर बात करूं, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स आर गिवन द पावर टू हैंडल द अफेयर्स रिलेटेड टू देयर कम्युनिटीज। तो भैया बेल्जियम मॉडल में भी था ये वाली बात कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि मुस्लिम कम्युनिटी में कुछ होगा तो मुस्लिम कम्युनिटी के ही जो लोग हैं जाने माने उनको थोड़ी पावर दे दी, हिंदू कम्युनिटी में हिंदू को, तो उससे सारे लोग ना खुश रहेंगे। पावर शेयरिंग बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज। अब पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया में एक नहीं है भाई, बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी है, सपा भी है, बसपा भी है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही के हाथ में सारी पावर है, नहीं। पावर शुड नॉट रिमेन इन वन हैंड, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। पावर एक हाथ में नहीं होनी चाहिए, पावर जो है वो बटी हुई होनी चाहिए। तो बस इस तरह से अगर आप लिख दोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टेट वन प्रूडेंशियल रीजन एंड वन मॉरल रीजन फॉर पावर शेयरिंग विद एन एग्जांपल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये कह रहा है कि भैया पावर शेयरिंग अच्छा क्यों होता है, इसके दो रीजन बताने, एक तो प्रूडेंशियल रीजन बताना है और एक मॉरल। प्रूडेंशियल रीजन का मतलब है कि एक देश को लेके, नेशनल को लेके, बिजनेस को लेके सही क्यों। इसका भी मैं आपको समझाऊंगा विद इमेज। चिल्ड्रन, घर में पापा भी होते हैं, मम्मी भी होती है और बच्चे भी होते हैं। तो देखो अगर कोई मकान, दुकान, प्रॉपर्टी लेनी है तो आपने देखा होगा पापा लोग डिसाइड करते हैं। घर में अगर कोई बर्तन आना है तो मम्मी लोग डिसाइड करते हैं। कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज आती है तो बच्चों को ज्यादा नॉलेज होती है। तो इसका मतलब पापा के पास उनकी पावर है, मम्मी के पास उनकी पावर है, बच्चों के पास उनकी पावर है। तो ऐसे घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। लेकिन जहां एक आदमी अपनी अपनी चलाएगा कि हर चीज में बस मेरी मेरी चले, तो वहां लड़ाई झगड़े होंगे। तो पहला रीजन तो भैया यही है। One prudential reason is that it helps to reduce the possibility of conflict. conflict का मतलब है लड़ाई झगड़ा नहीं होगा सोशल ग्रुप में। देख रहे हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग साथ साथ चलेंगे अगर
सबको थोड़ी थोड़ी पावर दे दी जाएगी। अब अगर भाई साहब ये कर दिया जाए कि सारी पावर सिख को दे दो, हिंदू और मुस्लिम और ईसाई को ना पूछो, तो ये लोग नाराज हो जाएंगे। तो सबको पावर मिलनी चाहिए बराबर। द मॉरल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग, एक इन्होंने मॉरल रीजन पूछा था, इज दैट इवन कॉमन मैन गेट्स इट्स ओन राइट ऑफ वोटिंग टू चूज इट्स फेवरेट लीडर। अब भाई हमारा जो आम आदमी यानी कि मैं और आप, हम लोगों को भी राइट मिलता है प्रॉपर, पावर जब शेयर्ड होती है यानी कि हमारे हाथ में भी पावर है। अगर हमें कौन सी सरकार को लाना है, कौन सी सरकार को गिराना है, ये किस पे डिपेंड करता है? ये आम इंसान पे तो डिपेंड करता है। भाई हम जिसको वोट देंगे वो जीतेगा, जिसको वोट नहीं देंगे वो हारेगा, है ना। नेक्स्ट, अब चिल्ड्रन ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसे देख के बच्चा डर जाता है, लेकिन डरना मत, मैं तुम्हें 1 मिनट के अंदर इसका छोटा सा आंसर है। देखो, आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर 3 स्टूडेंट्स ड्रू, 3 बच्चों ने अलग अलग कंक्लूजन निकाले। जो एक बच्चा है थॉमन, वो क्या कहता है? पावर शेयरिंग इज नेसेसरी ओनली इन सोसाइटीज विच हैव रिलीजियस। वो कह रहा भाई पावर शेयरिंग जरूरी नहीं है, बस जहां पे रिलीजियस मुद्दे हों, लैंग्वेज से रिलेटेड मुद्दे हों, वहां होनी चाहिए। दूसरा बच्चा है मथाई, वो क्या कहते हैं? पावर शेयरिंग इज सुटेबल ओनली फॉर बिग कंट्रीज, केवल बड़े कंट्रीज में होनी चाहिए। और तीसरा बच्चा है औसफ, एवरी सोसाइटी नीड्स सम फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, वो कहता है हर सोसाइटी को पावर शेयरिंग की जरूरत है। अब आपसे ये पूछ रहा है कि भैया इनमें से तीनों में से सही बात किसने बोली है? भाई इनने बोली है सही बात। भाई चाहे सोसाइटी बड़ी हो या छोटी हो, देश बड़ा हो या छोटा हो, ठीक है, पावर शेयरिंग तो जरूरी है। तो हमें बस यहाँ पे लिख देना है औसफ कंक्लूजन इज द राइट वन। औसफ का जो कंक्लूजन है वो सही है। पावर शेयरिंग इंक्लूजन ensures an optimum balance between different sections of the society। तो वो बैलेंस बना के चलती है, और बैलेंस की वजह से जो कंफ्लिक्ट है वो नहीं होंगे। सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब, द चांसेस ऑफ कंफ्लिक्ट लेसन, और जो लड़ाई झगड़े के चांसेस हैं वो भी कम हो जाते हैं। ठीक है चिल्ड्रन, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो मुझे अभी फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे englishbaba.eb। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ गए हैं। और अगर आप चाहते हो हमारे अपडेट्स आपको मोबाइल फोन पे मिलते रहें टेलीग्राम के थ्रू, तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, सो जल्दी से जाओ और देख लो। अब देखो, ये वाला क्वेश्चन तुम्हें बहुत बड़ा लगेगा, भाई साहब बच्चा डर जाता देखते ही, लेकिन जब मैं समझाऊंगा तो आप कहोगे सर मजा ही आ गया। अब मेयर है, मेयर जानते हो, ठीक है, एक ऑफिशियल है मर्चेंटम का, जो ब्रुसेल में है, बेल्जियम में। उसने क्या किया, उनने कह दिया भैया फ्रेंच नहीं बोली जाएगी और फ्रेंच पे बैन लगा दो। ठीक है, बैन लगा दिया जाए वहां के स्कूलों में। तो अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है, डू यू थिंक दैट दिस मेजर इज इन कीपिंग विद द स्पिरिट ऑफ बेल्जियन पावर शेयरिंग? क्या ये जो मॉडल है, क्या वो सही कर रहा है कि भैया फ्रेंच पे बोलने, कोई फ्रेंच नहीं बोलेगा, कोई फ्रेंच नहीं बोलेगा, और क्या ये बेल्जियम के मॉडल को मतलब सही साबित कर रहा है? तो पहले तो आंसर देखो मैंने कैसे लिखा है, पूरा आंसर मैंने क्वेश्चन से ही बनाया। द बैन ऑन स्पीकिंग फ्रेंच इन द टाउन स्कूल इन मर्चेंटम इज नॉट कीपिंग, देखो यहां देखो, द बैन ऑन स्पीकिंग फ्रेंच इन द टाउन ऑफ स्कूल, ठीक है, और इन मर्चेंटम इज नॉट कीपिंग, ये आ गया यहां पे। ठीक है, ये देखो, इन कीपिंग विद द स्पिरिट ऑफ बेल्जियम पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, पूरा का पूरा यहां से क्वेश्चन में। अब ये पूछ रहा क्यों नहीं है, बिकॉज दिस इज अ बेल्जियम टाउन, क्योंकि भाई ये बेल्जियम की बात है। इन बेल्जियन मॉडल ईच कम्युनिटी इज गिवन देयर ओन राइट्स। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है चिल्ड्रन, तो हमें इसमें बेल्जियम की तारीफ सुनने को मिलती है, क्योंकि बेल्जियम के लीडर्स ने बहुत अच्छा काम किया था। उन्होंने सारी लैंग्वेजेस को सम्मान दिया, हर कम्युनिटी को सम्मान दिया, चाहे कोई माइनॉरिटी में है यानी कम लोग हैं तो भी उनको सम्मान दिया, और ज्यादा लोग हैं तो भी उनको सम्मान दिया, वेदर दे आर इन मेजोरिटी और इन माइनॉरिटी। तो हमें बस ये बताना है कि भैया ये जो मेयर है, अगर ये थोपता है कि भैया कोई भी फ्रेंच नहीं बोलेगा यहाँ पे इन स्कूल्स में, तो ये बिल्कुल गलत है और बेल्जियन मॉडल के खिलाफ है। क्योंकि बेल्जियन मॉडल तो सबका सम्मान करता है, वो तो चाहे कम संख्या में हो आप या ज्यादा संख्या में हो, मेजोरिटी मतलब ज्यादा संख्या, माइनॉरिटी मतलब कम में हो, वो कहता है सबको बराबर अधिकार मिलने चाहिए, सबकी लैंग्वेज का रेस्पेक्ट होना चाहिए। अब ये वाला क्वेश्चन देखोगे तो तुम सच में डर जाओगे, अरे सर जी इतना बड़ा क्वेश्चन है, और जब मैं समझाऊंगा तब तुम कहोगे अरे सर कुछ भी नहीं है। अब जल्दी से समझ लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है रीड द फॉलोइंग पैसेज, कि महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि हमें जो हमारी पंचायत है, आपने देखा होगा गांव वगैरह में पंचायत होती है ना, पंचायत फैसला भी लेती है, इनको भी थोड़ी बहुत पावर देनी चाहिए, जिससे सारी पावर एक लीडर के हाथ में ना जाए, एक गवर्नमेंट के हाथ में ना जाए,
और जो भ्रष्ट नेता हैं, करप्ट लीडर्स हैं, उनके हाथ में ना जाए। तो अब आपको बताना है कि ऐसा क्यों, रीजन देना। तो बस आंसर देखो, ये है 2 लाइन का। वन ऑफ द प्रूडेंशियल रीजन फॉर पावर शेयरिंग ऑफर टू पंचायत, ये पूरा मैंने क्वेश्चन से उठाया, इज टू रिड्यूस करप्शन। इससे क्या होगा, जो भ्रष्टाचार है वो कम होगा, बाय गिविंग पावर इनटू द हैंड्स ऑफ द पीपल। क्योंकि लोगों के हाथ में ही जब पावर चली जाएगी, किसी एक आदमी के हाथ में पावर नहीं रहेगी, तो वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। ये देखो, यहां पे एक छोटा सा क्वेश्चन है। अब डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स आर यूजुअली पुट फोर्थ, आर्ग्यूमेंट्स दिए जाती हैं, अलग अलग बात कही जाती हैं कि भैया पावर शेयरिंग अच्छी है या खराब है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं ABCDEF, आपको बस ये बताना है इनमें से कौन से पॉइंट सही हैं। तो देखो चिल्ड्रन, इनमें से जो पॉइंट सही है, एक तो है ए, रिड्यूसेस कन्फ्लिक्ट एमंग डिफरेंट कम्युनिटीज, देख लो लड़ाई झगड़ों को कम कर देता है, क्योंकि जब सबको पावर मिल जाएगी। बी भी सही है, डिक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ आर्बिटरेनियस। आर्बिटरेनियस क्या होता है, कोई अपनी मनमानी नहीं कर सकता। कोई लीडर ये नहीं कह सकता कि तुमने मुझे पिछली बार वोट दिया तो इस बार भी मुझे ही वोट करो, मैं ही बनूंगा। नहीं भैया, हमारा जिसको मन करेगा हम उसको वोट करेंगे। ठीक है। डी भी सही है, अकोमोडेट्स डाइवर्सिटीज, मतलब हमारे यहाँ हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं, तो सबको डाइवर्सिटीज को अकोमोडेट करता है, सबको सबके राइट देता है। और एफ भी सही है, प्रमोट्स पीपल पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट, क्योंकि लोगों को डायरेक्ट अधिकार मिलता है वोट करने का, तो गवर्नमेंट फॉर्म करने में लोगों। तो ये पूछ रहा था इनमें से कौन से पॉइंट सही है, A, B, D और F। ये हमने यहाँ लिख दिया, A, B, D और F सही है बस। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन बेल्जियम एंड श्रीलंका। अब बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में कुछ यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब ये उनमें से पूछ रहा है कि सही पॉइंट्स क्या हैं। तो देखो सही पॉइंट्स हैं बी, सी और डी। अब तुम कहोगे कैसे, देखो, इन श्रीलंका द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट सॉट टू इंश्योर द डोमिनेंस। श्रीलंका वालों ने क्या गलती करी थी, उन्होंने कहा था भैया सिन्हाला वाले ज्यादा हैं तो उनकी ही चले। द तमिल्स इन श्रीलंका डिमांडेड अ फेडरल अरेंजमेंट, लेकिन जो श्रीलंका के जो तमिल्स थे वो नाराज हो गए थे, उन्होंने कहा हमारी लैंग्वेज को वो बनाओ, हमें भी कुछ राइट्स दो। ये वाला पॉइंट भी सही है। डी, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बेल्जियम फ्रॉम यूनिटरी गवर्नमेंट टू अ फेडरल वन प्रिवेंटेड पॉसिबल डिवीजन ऑफ द कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस। अब जो ये वाली लाइन कह रही है कि भैया जो बेल्जियम के जो लीडर्स वगैरह थे, उन्होंने लड़ाई झगड़ा ना हो, सबकी लैंग्वेजेस को सम्मान दिया और जिससे किसी भी तरह की लड़ाई नहीं। तो ये तीनों पॉइंट सही है। ठीक है, तो राइट आंसर है बी, सी और डी। एक क्वेश्चन देखो, ये है मैच द फॉलोइंग, सीधे इसका आंसर देख लेते हैं। पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, इसको क्या बोलते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर। पावर सेपरेटेड रहती है, थोड़ी सी इसके हाथ में, थोड़ी सी इसके हाथ में। पावर शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, ये तो हमने किया था। फेडरल गवर्नमेंट है जिसमें सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे बटी रहती है। पावर शेयर्ड बाय सोशल ग्रुप्स, ये होती है कम्युनिटी गवर्नमेंट, हमने पढ़ा था। पावर शेयर्ड बाय 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज, ये हमने नहीं पढ़ा, इसको बोलते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट। ठीक है, तो जब पावर जो है 2 या 2 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ में होती है तो उसको कोएलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं। लास्ट क्वेश्चन करेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दे दिए। अब इसमें से पूछ रहा है कौन सा सही है कौन सा गलत है। पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी, भाई अच्छी बात होती है तो अच्छी बात है। इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप में लड़ाई झगड़े भी कम हो जाते हैं या नहीं होते। तो ये तो दोनों ही पॉइंट सही है। सो राइट आंसर है बोथ ए एंड बी आर ट्रू। चिल्ड्रन, अब इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर तुम मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखता हूं कितने बच्चे राइट आंसर देते हैं। अब तुमने इस चैप्टर को पढ़ने के बाद बस मुझे ये बता दो, जो पावर शेयरिंग है किसी भी कंट्री के लिए, किसी नेशन के लिए, किसी समुदाय के लिए, ये अच्छी चीज है। इज इट गुड और इज इट बैड? वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल, क्लास 10 सोशल साइंस इकोनॉमिक्स से जो चैप्टर नंबर 1 है डेवलपमेंट, आज हम करेंगे उसके क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। पहले स्टार्टिंग में कुछ 2-3 एमसीक्यू हैं। डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री कैन जनरली बी डिटरमिन्ड बाय, किसी भी कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो किन किन बेसिस पे होता है। इनकम के बेस पे यस, लिटरेसी यानी कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं उसके बेस पे यस, हेल्थ स्टेटस के बेस पे यस। तो राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following neighboring countries has better performance in terms of human development? भारत के जो पड़ोसी देश है इनमें से किसका
ह्यूमन डेवलपमेंट के बेस पे बेहतर परफॉर्मेंस है वो है श्रीलंका। नेक्स्ट, ये एक छोटा सा मैथमेटिकल काइंड ऑफ क्वेश्चन दे दिया, उसने कहा है कि 4 फैमिली है, उनकी जो एवरेज इनकम है वो है 5,000। अगर 3 फैमिली की इनकम, एक की 4,000, एक की 7,000 और एक की 3,000 हो, तो चौथी फैमिली की इनकम बतानी है। छोटी सी मैथमेटिकल इक्वेशन है, आपको बहुत इजी है ना। हमने तीनों वैल्यू रख ली, मान के चला चौथे को 4 है, डिवाइड बाई 4 इक्वल टू, और इस तरह से कर लेना, आपको आता ही होगा। अब हम करेंगे मेन क्वेश्चंस। What is the main criteria used by World Bank in classifying different countries? जो वर्ल्ड बैंक है उसका क्राइटेरिया क्या है, किस बेस पे वो अलग अलग कंट्री को क्लासिफाई करती है। What are the limitation of this criteria? लेकिन इस क्राइटेरिया की कुछ कमियां हैं, वो कमियां क्या हैं? तो चिल्ड्रन, जो वर्ल्ड बैंक है ना भैया, वो बस एक ही चीज देखती है, पैसा, कि किस देश के पास कितना पैसा है। और इसकी कमी क्या है? उसकी कमी यह है, वो ये नहीं देखती वहां का हेल्थ स्टेटस क्या है, वो ये नहीं देखती जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है वो क्या है, वहां के लोग कितना लिटरेसी रेट है, तो वो तो बस पैसा ही पैसा देखती है। अब इसी बात को अपने वर्ड्स में हम लिख देंगे। देखो, द मेन क्राइटेरिया यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक इन क्लासिफाइंग डिफरेंट कंट्रीज इज पर कैपिटा इनकम। अगर आप ध्यान दे रहे हो तो मैंने यहां से लेके और यहां तक पूरा क्वेश्चन से उठाया है, देख रहे हो। द मेन क्राइटेरिया यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक इन क्लासिफाइंग डिफरेंट कंट्रीज, बस मैंने एक वर्ड ऐड किया है, पर कैपिटा इनकम, और मेरा पूरा क्वेश्चन हो गया। याद रखना चिल्ड्रन, जो बच्चे स्मार्टली क्वेश्चन से ही आंसर बनाएंगे वो ही बच्चे अच्छे मार्क्स लेंगे। दूसरा, इसमें क्या पूछा था कि भैया इसकी लिमिटेशन बता दो, इसकी कमियां क्या है। तो कमी क्या है? वर्ल्ड बैंक फोकसेस ऑन इनकम एंड इग्नोर सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। वर्ल्ड बैंक क्या करती है? केवल पैसे पे फोकस करती है और इग्नोर कर देती है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जैसे कि वहां का लिटरेसी रेट क्या है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, वहां इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, वहां हेल्थ केयर कैसा है, तो इन सब चीजों को इग्नोर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in what respect is the criteria used by the UNDP for measuring development different from the one used by the World Bank? अब जैसे वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, यूएनडीपी भी एक संस्था है, तो अब ये पूछ रहा है किस तरह से जो यूएनडीपी है उसका क्लासिफिकेशन वर्ल्ड बैंक से अलग है। तो यार अभी अभी हमने देखा था कि भैया वर्ल्ड बैंक का तो बस एक ही नजरिया है, वो तो बस ये देखती है कि किस देश के पास कितना पैसा है। लेकिन यूएनडीपी बढ़िया काम करती है, वो पैसा तो देखती है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो पैसा नहीं देखती, लेकिन वो पैसे के साथ साथ ये भी देखती है उस कंट्री का लिटरेसी रेट क्या है, उस कंट्री का हेल्थ स्टेटस क्या है। तो बस इसी बात को अब हमें अपने वर्ड्स में लिखना है। देखो, द क्राइटेरिया यूज्ड बाय यूएनडीपी फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द वन यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। पूरा का पूरा मैंने भाई क्वेश्चन से उठाया है। कहां से? ये रहा, यहां से लेके यहां तक। तो ये 2-2.5 लाइन तो मैंने वैसे ही भर दी क्वेश्चन से। कैसे अलग है? बिकॉज द वर्ल्ड, सॉरी यहां आएगा वर्ल्ड बैंक, मैं भूल गया। द वर्ल्ड बैंक मेक्स इट्स क्राइटेरिया ओनली ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम। क्योंकि जो वर्ल्ड बैंक अपना क्राइटेरिया बनाती है वो केवल पैसे के बेस पे बनाती है। वाइल यूएनडीपी's क्राइटेरिया इंक्लूड, यूएनडीपी का जो क्राइटेरिया उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, उसमें हेल्थ स्टेटस भी इंक्लूड होता है कि हेल्थ स्टेटस कैसा है, उसमें एजुकेशन भी इंक्लूड होती है, वहां का लिटरेसी रेट कैसा है, और इनकम भी इंक्लूड होती है। नेक्स्ट, व्हाई डू वी यूज एवरेजेस? आर देयर एनी लिमिटेशंस टू देयर यूज? हम एवरेज क्यों यूज करते हैं किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट को पूरा निकालने के लिए? क्या इसकी भी कोई कमियां हैं? इलस्ट्रेट विद योर ओन एग्जांपल। इसका मतलब इसमें 3 क्वेश्चन है। अब देखो चिल्ड्रन, आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैंने एक इंडिया का एग्जांपल लिया, एक अमेरिका का। अब यार इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, अमेरिका में पॉपुलेशन बहुत कम है, ठीक है। इस चीज को यहां से समझो। मान के चलो एक फैमिली की जो टोटल इनकम है वो 20,000 रुपए पर मंथ है। ये जो पापा हैं 20,000 रुपए कमाते हैं, और इस फैमिली के भी जो फादर हैं, जो अर्निंग मेंबर हैं, वो 20,000 रुपए कमाते हैं। लेकिन इस फैमिली में लोग हैं केवल 4 और इस फैमिली में लोग हैं 8। तो मैं आपसे ये पूछता हूं, क्या दोनों की कंडीशन एक जैसी होगी? नहीं भाई, इनकी तो पर पर्सन जो इनकम आई वो निकल के आई 5,000 और इनकी निकल के आई केवल 2,500। तो इनका लाइफ स्टाइल ज्यादा अच्छा होगा कि नहीं होगा? समझ गए?
तो एवरेज इसलिए निकाला जाता है ताकि वहां की हमें डिटेलिंग पता चल पाए। तो पहला क्वेश्चन तो ये देखो, डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन, अलग अलग कंट्रीज की जो पॉपुलेशन है वो अलग अलग है। सो कैलकुलेटिंग द एवरेज हेल्प्स इन गेटिंग द एस्टिमेटेड आंसर। तो एवरेज से हम क्या लगा लेते हैं, एक एस्टिमेटेड आंसर, जैसे हमने यहां निकाला वो निकल आता है। अब वो पूछ रहा था क्या इसकी कोई लिमिटेशन है, इसकी भी कुछ कमियां हैं। Averages do not tell us about similarities or differences between two countries. एवरेज कुछ डेटा तो हमें सही दे देता है, लेकिन उन दोनों कंट्रीज के बीच में कितनी सिमिलैरिटीज हैं, क्या समानताएं हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, वो हमें नहीं बताता। फिर इसने एक और बात कही कि अपने एग्जाम्पल से समझाओ। अब जैसे भैया इंडिया के अंदर अंबानी जी भी रहते हैं, है ना, अनिल अंबानी, और एक आम दुकानदार भी है। बोथ आर इंडियन, दोनों इंडियन है, बट लाइफ स्टाइल ऑफ बोथ इज जस्ट पोल्स अपार्ट। लेकिन दोनों का जो लाइफ स्टाइल है वो कैसा है, बिल्कुल अलग है। समझ रहे हो? सो वी कैन से दैट एवरेज जस्ट गिव अस अ रफ आइडिया एंड डू नॉट कन्वे द एग्जैक्ट फिगर। इसीलिए जो अब भैया दूसरे लोगों ने, जो बाहर की यूएनडीपी या वर्ल्ड बैंक आई, उसने तो अंबानी की भी इनकम जोड़ ली और एक लेबर क्लास पर्सन की भी इनकम जोड़ ली और बना के एवरेज दिखा दिया। लेकिन वो ये नहीं दिखा रहा कि उसमें अंबानी का लाइफ स्टाइल भाई साहब बिल्कुल अलग है और उस शॉपकीपर का लाइफ स्टाइल बिल्कुल अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरला विद लोअर पर कैपिटा इनकम हैज अ बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग देन पंजाब, हेंस per capita income is not useful criteria at all and should not be used to compare states. Do you agree? Discuss. ये कह रहा कि भैया हरियाणा की, सॉरी, जो पंजाब की जो पर कैपिटा इनकम है वो ज्यादा है। किससे ज्यादा है, मतलब पैसा ज्यादा है पंजाब के पास केरला से। लेकिन फिर भी केरला का जो हेल्थ स्टेटस है, केरला का जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है, केरला का जो लिटरेसी परसेंटेज है, मतलब केरला इन सब चीजों में अच्छा रिकॉर्ड है पंजाब से। तो यूजुअली लोग ये वाली बात कहते हैं, भैया जहां पैसा ज्यादा होगा वहां फैसिलिटीज ज्यादा होगी और वो ही ज्यादा डेवलपमेंट होगा। तो ये कह रहा है कि इस तरह से हम ये नहीं बना सकते कि भाई साहब पैसा ही सब कुछ है। क्या आप इस बात से अग्री है? बिल्कुल अग्री है भाई, पैसा ही सब कुछ थोड़ी है। आई कंप्लीटली अग्री फ्रॉम द स्टेटमेंट, मैं इस स्टेटमेंट से पूरी तरह अग्री करता हूं। क्या है वो स्टेटमेंट? पर कैपिटा इनकम इज नॉट यूजफुल क्राइटेरिया, ये पूरा मैंने यहां से उतारा है। एट ऑल एंड शुड नॉट बी यूज टू कंपेयर स्टेट्स। देख रहे हो, क्वेश्चन में से ही आंसर बना दिया। अब वो पूछ रहा है क्यों, डिस्कस करो। दिस इज ट्रू बिकॉज द लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज एटसेट्रा आर बेटर इन केरला इन कंपैरिजन टू हरियाणा, या यहाँ पे पंजाब भी कर सकते हो, जो भी वो पूछ रहा है। क्योंकि भैया देखो वहां पे पैसा कम है, पर कैपिटा इनकम कम है, लेकिन फिर भी उनकी मोर्टेलिटी रेट बेहतर है, उनका हेल्थ केयर फैसिलिटीज बेटर है ना, उनका लिटरेसी रेट बेटर है। तो हम ये नहीं कह सकते खाली पर कैपिटा इनकम के बेस पे ही आप ये नहीं कह सकते कि कोई स्टेट अच्छा या बुरा है। चिल्ड्रन, अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो, मुझे फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे englishbaba.eb। ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे बॉयज एंड गर्ल्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। और टेलीग्राम पे अगर आप चाहते हो हमारे अपडेट्स आपको मोबाइल फोन पे मिलते रहे, तो हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द प्रेजेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट आर यूज्ड बाय द पीपल इन इंडिया। वो कह रहा है कि आजकल इंडिया में कौन कौन से सोर्सेज हम यूज कर रहे हैं। भाई हम कोयला यूज करते हैं, लकड़ी यूज करते हैं, पेट्रोल यूज करते हैं, है ना, नेचुरल गैस हम यूज करते हैं। व्हाट कुड बी द अदर पॉसिबिलिटीज 50 ईयर्स, अगर आज से 50 साल बाद की बात करें तो क्या रिसोर्सेज हम यूज कर पाएंगे, क्योंकि ये तो खत्म हो जाएंगे हम जिस तरह से यूज कर रहे हैं। भाई हम सोलर एनर्जी को यूज कर पाएंगे, हम विंड एनर्जी को यूज कर पाएंगे। इसी बात को अपने वर्ड्स में लिख दो। द प्रेजेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज्ड बाय पीपल, पूरा का पूरा क्वेश्चन से उतारा है। इंडिया आर फायरवुड, लकड़ी है, कोल यानी कि कोयला है, ये जो है पेट्रोलियम है, ठीक है, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है। अदर पॉसिबिलिटीज 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ कैन बी यूजिंग सोलर एनर्जी हो सकती है, विंड एनर्जी हो सकती है, एज अ सोर्स फॉर वेरियस एनर्जी फॉर्म, और अलग अलग तरह से उसका हम यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट चिल्ड्रन, अगर अभी तक मेरे भाई इस वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज यार एक लाइक कर देना। बहुत बहुत मेहनत लगती है इस तरह का वीडियो बनाने में आप लोगों के लिए। और प्लीज एक सब्सक्राइब दे देना, आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से हमारा मोटिवेशन बहुत बढ़ता है।
सो थैंक यू चिल्ड्रन, आई होप आपने वीडियो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर दिया होगा। व्हाई इज द इश्यू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट? अब ये कह रहा है कि भैया अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको हम उतना ही यूज करें जितनी जरूरत है, ये नहीं कि जरूरत से ज्यादा उड़ा रहे हैं। और इसका रीजन क्या है कि अगर हम इनको जरूरत से ज्यादा खर्च करेंगे तो जो हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उनको कुछ नहीं मिलेगा, और जब उनको कुछ नहीं मिलेगा तो हमारा जो कंट्री है वो बहुत पीछे हो जाएगा। देखो, द इश्यू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट, कहां से उठाया, पूरा का पूरा भाई साहब क्वेश्चन से ही उठा लिया। इस तरह से आपको मार्क्स चुराने हैं। बिकॉज इफ द नेचुरल रिसोर्सेज आर नॉट यूज्ड केयरफुली, अगर हमने नेचुरल रिसोर्सेज को केयरफुली यूज नहीं किया, दे मे नॉट बी अवेलेबल फॉर फ्यूचर जनरेशन, हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए बचेंगे ही नहीं। नेक्स्ट, the earth has enough resource to meet the needs of all but not enough to satisfy the greed of even one person. How is this statement relevant to the discussion of development discuss? अगर आपने चिल्ड्रन ये चैप्टर पढ़ा है तो इसमें एक स्टेटमेंट आया है कि हमारी जो जो अर्थ है, मदर अर्थ है, इसमें इतने रिसोर्सेज हैं कि सबकी जरूरत पूरी हो सकती है, जरूरत, लेकिन किसी का ग्रीड पूरा नहीं हो सकता। तो इस सेंटेंस को आपको बताना है। देखो, द स्टेटमेंट द अर्थ, ये पूरा वहीं से उतारा, इज कंप्लीटली रेलिवेंट, पूरी तरह से सही है। कैसे सही है? इन टर्म्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, बिकॉज नेचुरल रिसोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, क्योंकि जो नेचुरल रिसोर्सेज अभी हमने बात करी थी नॉन रिन्यूएबल है। कोयला एक बार जल गया तो जल गया, अब दोबारा यूज नहीं हो सकता। पेट्रोलियम गैस एक बार जल गई तो जल गई। ठीक है, पेट्रोल डीजल एक बार। इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पीपल टू यूज देम वाइजली, इसलिए हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि भैया हम उनको वाइजली यूज करें, ओनली टू मीट देयर नीड्स, जितनी जरूरत है बस उतना। ये नहीं कि इधर उधर घूम रहे हैं बेफालतू में, पेट्रोल डीजल फूंक रहे हैं, एंड नॉट टू सेटिस्फाई देयर ग्रीड। If natural resources are not used widely now, the future generation may not be able to use them. अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे कि भैया अगर हम अभी खत्म कर देंगे तो फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, आने वाले लोगों के लिए। और जब उनके लिए कुछ नहीं होगा, which will result in the downfall of a development of a country. अरे भैया कोई भी कंट्री उतना ही तो डेवलप होता है जितना उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। नेक्स्ट, लिस्ट ऑफ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन दैट यू मे हैव ऑब्जर्व्ड अराउंड यू। वो कह रहा है कि ऐसी कुछ एग्जांपल जो आपने अपने आसपास ऑब्जर्व किए हों वो बताओ जिससे एनवायरनमेंट खराब हो रहा है। पोल्यूशन, ये देखो, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, इंडस्ट्री से निकलने वाला जो वेस्ट है उनको वाटर बॉडीज में मिला दिया जाता है, जरूरत से ज्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है, माइनिंग हो रही है, सॉइल इरोजन हो रहा है। इसी बात को अपने वर्ड्स में लिख दो बस। अ फ्यू एग्जांपल्स क्या है? नंबर 1, पॉल्यूशन कॉज्ड बाय व्हीकल्स, अभी हमने देखा। इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्कार्डेड इनटू वाटर बॉडीज, अभी हमने देखा है ना, ये रहा इंडस्ट्रियल वेस्ट, ये वाटर बॉडीज में मिला देते हैं। तीसरा, डिफॉरेस्टेशन, जरूरत से ज्यादा पेड़ों को काटा जा रहा है, माइनिंग हो रही है, सॉइल इरोजन, पानी इतना बहा रहे हैं भाई साहब कि पानी की वजह से मिट्टी बह बह के जा रही है। चिल्ड्रन, इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखता हूं कितने बच्चे राइट आंसर देते हैं। अभी ये मैंने स्टार्टिंग में बताया भी था। विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज हैज बेटर परफॉर्मेंस, किसका है? वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल, क्लास 10 हिस्ट्री, चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, और अभी तक मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1, why is the growth of nationalism in the colonies linked to an anti-colonial movement? I know, जब आप इस क्वेश्चन को देखते हो, क्वेश्चन देखते ही तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है, क्या है यार ये क्या है? तो सबसे पहले नेशनलिज्म का मतलब समझो। नेशनलिज्म का मतलब होता है अपने देश के लिए प्यार, अपने देश के लिए यूनिटी और एकता। कॉलोनी का मतलब क्या होता है? पुराने टाइम में जो भी एक देश किसी दूसरे देश पे कब्जा करता था, तो जिस देश पे कब्जा करता था उसको कॉलोनी कहा जाता था। तो इंडिया क्या थी? कॉलोनी थी, किसकी? ब्रिटिशर्स की। मजा आ गया। अब भाई जो ब्रिटिशर्स लोग थे, ये लोग क्या चाहते थे? ये लोग ये चाहते थे ये आपस में लड़ते भिड़ते रहें, इनमें हिंदू मुस्लिम होता रहे, जात पात होता रहे, भेदभाव, और उसका मजा, जो खीर है वो हम खाएंगे, मजा रहेगा। तो यानी कि ये लोग डिवाइड एंड रूल चाहते थे। तो अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो नेशनलिज्म वाली फीलिंग थी वो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट क्यों साबित हुई?
क्योंकि जो लड़ने भिड़ने वाले लोग थे, जो हिंदू मुसलमान कर रहे थे, वो अब एकजुट हो गए। उन्होंने कहा हाँ, इनको तो अपना मुद्दा बाद में देखेंगे, पहले हम लोग एकजुट हो जाए। ठीक है, तो चिल्ड्रन यहां देखो, इस बात को मैं ऐसे समझा रहा हूं, जैसे आपके घर में मच्छर आ जाए। अब मच्छर भाई साहब बार बार काट रहे हैं, काट रहे हैं, काट रहे हैं, तो क्या मच्छरों को अच्छा थोड़ी लगेगा तुम काला हिट ले आओगे? तो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि काला हिट लगे तो क्यों ये मर जाएंगे, इनको जाना पड़ेगा। ऐसे ही जो ब्रिटिशर्स थे, उनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि भैया ये नेशनलिज्म वाली फीलिंग इन लोगों के अंदर क्यों आ रही है, क्यों ये एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अब इसी बात को अपने वर्ड्स में अब हम लिख देंगे। द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन द कॉलोनीज लिंक टू एन एंटी कॉलोनियल मूवमेंट बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन। मजा आ गया, पूरा क्वेश्चन से उठा दिया। देखो चिल्ड्रन याद रखना, सोशल साइंस के अंदर हमको थोड़ा सा भरना होता है, जो बच्चा भरने में एक्सपर्ट है उसको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तो पूरा यहां से उठाया मैंने, और भैया ये रीजन थे। क्या रीजन थे? नंबर 1, ब्रिटिशर्स फंडा वॉज डिवाइड एंड रूल। ब्रिटिशर्स का फंडा क्या था कि भैया इनमें दरार डाल दो और रूल करो। बट नाउ इंडियन पीपल केम इन यूनिटी अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। लेकिन इंडियन लोगों को समझ में आ गया कि भाई साहब अब हमको ना यूनिटी में आना पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात, दो देयर वर कन्फ्लिक्ट्स रिलीजन वाइज। हालांकि ऐसा नहीं था कि भारत में के लोगों में कन्फ्लिक्ट्स नहीं थे, हिंदू मुस्लिम या अदर उसको लेके थे। बट द पीपल ऑफ ऑल द रिलीजन केम टुगेदर एंड जॉइंड द मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। लेकिन क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, सारे लोग साथ में आए और इनकी बैंड बजा दी भाई साहब। मजा आ गया हो तो चिल्ड्रन वीडियो को लाइक दे देना यार। एक अगर मेरी मेहनत अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। अब तुम मजा देखो, एक एक क्वेश्चन तो मैं अभी समझा दूंगा। हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का फायदा इंडिया को कैसे हुआ नेशनल मूवमेंट में? अब इस बात को रटेंगे नहीं, समझेंगे। यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाले कंट्री देखो, इटली है, ऑस्ट्रिया है, हंगरी है, जर्मनी है, रशिया है, फ्रांस है, ब्रिटेन है। इसमें कहीं इंडिया है? तुम कहोगे सर कहीं नहीं है इंडिया तो। अब ये बताओ, तुम्हारे पड़ोस में लड़ाई हो रही है, क्या उसका असर तुम पे पड़ना चाहिए? नहीं पड़ना चाहिए। अब भाई साहब जब वर्ल्ड वॉर 1 हो रहा था, तो ये जो ब्रिटिशर्स थे हमारे जवानों को जबरदस्ती लड़ाई में भेज रहे थे, तो गलत काम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? अब जब भी वॉर होगा तो महंगाई बढ़ेगी, इसकी वजह से हमारे लोगों से टैक्स लिया जा रहा है। बताओ गलत बात है कि नहीं? जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो बढ़ा दी, मतलब उनकी कॉस्ट और बढ़ा दी। हमारा क्रॉप फेलियर हो गया। अब भाई साहब तुम हमारे साथ इतना गलत करोगे तो हम, गुस्सा तो हमें आएगा ही। तो यही रीजन है कि लोग इतना ज्यादा परेशान हो गए कि अब उन्होंने एंटी मूवमेंट शुरू कर दिया कि अंग्रेजों तुम भारत छोड़ो। इसी बात को अब हमको लिखना है। इंडिया हैड नथिंग टू डू विद वर्ल्ड वॉर। मैंने अभी आपको यहां पे दिखाया। देखो इंडिया वर्ल्ड वॉर 1 का हिस्सा था ही नहीं, हमारी कोई लड़ाई नहीं थी, है ना, हम तो अपना मस्त रहने वाले थे। येट द ब्रिटिशर्स वर फोर्सफुली रिक्रूटिंग इंडियन पीपल टू टेक पार्ट इन वर्ल्ड वॉर 1। फिर भी ये जो ब्रिटिशर्स थे हमारे लोगों को जबरदस्ती रिक्रूट कर रहे थे, तुम जाओ और वर्ल्ड वॉर 1 में हमारी तरफ से लड़ो। हाँ तुम्हारे नौकर लग रहे हैं। नॉट ओनली दिस बट टैक्सेस वर इंक्रीज्ड। न केवल ये किया, टैक्स बढ़ा दिया भाई साहब, फूड की भी शॉर्टेज हो गई। ठीक है, द पीपल ऑफ इंडिया वर एंग्री एंड यूनाइटेड अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। अब तो भाई साहब जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और एकजुट हो गए अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। देयरफॉर, इसलिए हम ये कह सकते हैं, वी कैन से दैट। अब देखो ये वाली पूरी लाइन मैंने क्वेश्चन से ही कॉपी पेस्ट कर दी है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द नेशनल मूवमेंट। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द, मजा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई इंडियंस वर आउटरेज विद द रोलेट एक्ट। अब आउटरेज का मतलब होता है गुस्सा। लोगों में गुस्सा क्यों था रोलेट एक्ट को लेके? अब भाई साहब हुआ ये कि अंग्रेज जब भारत आए तो भारत वालों ने आंदोलन करने शुरू कर दिए जगह जगह, अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। अब अंग्रेजों ने जो एक सिस्टम बना रखा था, या आप इंडिया में भी अगर कोई सिस्टम देखो, अगर कोई मान के चलो इस आदमी पे इल्जाम लगाता है कि तूने भाई चोरी करी है, तो क्या सरकार इसे डायरेक्ट जेल में डाल देगी? अरे भैया पहले मुकदमा भी कोई चीज होती है, पहले अदालत भी बैठेगी, केस भी लड़ा जाएगा, तब अगर उसने मतलब उसने चोरी की है तो उसको जेल भेजा जाएगा, अगर नहीं की तो भैया नहीं भेजा जाएगा। लेकिन अंग्रेजों ने एक ऐसा एक्ट निकाल दिया कि जो भी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करेगा, ना उस पर कोई चार्जशीट बनेगी, ना कोर्ट कचहरी का, सीधे भाई साहब उसको जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये तो गलत है। तो इसी बात के विरोध के लिए देखो, एज पर द रोलेट एक्ट एनी इंडियन टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिकल रैलीज अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। रोलेट एक्ट ये था, अगर कोई भी इंडियन
पॉलिटिकल रैलीज में पार्टिसिपेट करेगा ब्रिटिशर्स के खिलाफ, विल बी सेंट इन जेल फॉर अप टू 2 ईयर, 2 साल के लिए भाई साहब उसको जेल कर दिया जाएगा विदाउट एनी कोर्ट ट्रायल, और कोई कोर्ट वोट कुछ ट्रायल नहीं होगा। देयरफॉर इंडियंस वर आउटरेज्ड बाय द रोलेट एक्ट। बस इसी बात का गुस्सा था। चिल्ड्रन अगर मजा आ रहा हो मेरे भाई तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में मुझे बता देना सर पहली बार सोशल साइंस इजी लग रही है सर, मजा आ रहा है। चलिए, व्हाई डिड गांधी जी डिसाइड टू विड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो गांधी जी ने चलाया था उससे अपने हाथ क्यों पीछे खींच लिए गांधी जी ने? अब भैया गांधी जी जो थे वो ये सोचते थे कि हर काम प्यार से हो जाएगा, नॉन वायलेंस से हो जाएगा, अंग्रेज तो ऐसे ही चले जाएंगे। और लेकिन जब उन्होंने जो सत्याग्रह आंदोलन चालू किया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू किया, तो उस टाइम पे भीड़ इतनी ज्यादा उग्र हो गई कि उन्होंने चौरी चौरा में एक जो थाना था, जो पुलिस वाले थे, उसमें ही आग लगा दी और बहुत सारे लोग मर गए। तो इस वाली बात से गांधी जी खफा हो गए। उन्होंने कहा कि यार मैं एक तरफ बात कर रहा हूँ नॉन वायलेंस की, लड़ाई झगड़ा ना हो, खून खराबा ना हो, और तुम लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, तो उन्होंने वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बाहर कर लिया। गांधी जी वॉज अ फॉलोवर ऑफ नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस के फॉलोवर थे। बट ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पीपल सेट फायर वन पुलिस स्टेशन, लोगों ने एक पुलिस स्टेशन में ही आग लगा दी। एंड मैनी पुलिसमैन डाइड, जिससे बहुत सारे लोग मारे गए। एज अ रिजल्ट गांधी जी डिसाइडेड टू विड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। उन्होंने कहा भाई साहब अब मैं नहीं कर सकता, तुम तो लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। व्हाट इज मेंट बाय द आइडिया ऑफ सत्याग्रह? सत्याग्रह क्या है? भाई गांधी जी ये कहते थे कि सत्य की राह पे चलो, ट्रुथ को पकड़े रखो। और गांधी जी एक बात कहते थे, अगर तुम सच्चे हो तो भाई साहब कोई तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे सामने क्या नाम है टिक नहीं सकता, और सच्चाई के रास्ते पे चलते रहो। और नॉन वायलेंस के, उसने कहा जो तुम्हारा जो दुश्मन है वो प्यार से ही जो हार जाएगा। तो देखो, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह मीन्स ट्रूथ एंड होल्डिंग द ट्रूथ। इसका मतलब है सच्चाई के रास्ते पर चलना और सच को पकड़ के रहना। एक और बात है इसमें जो ध्यान रखनी है, अकॉर्डिंग टू दिस इफ वी आर राइट, अगर हम सच हैं, सही हैं और सच्चे रास्ते पे हैं, वी डू नॉट नीड टू बी वायलेंट, हमको लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है अगेंस्ट आवर एनिमीज, हमारे एनिमीज से, हमारे दुश्मनों से। वी कैन विन द बैटल विदाउट वॉर थ्रू नॉन वायलेंस। हम वॉर को जीत सकते हैं बिना किसी लड़ाई के। चिल्ड्रन ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गांधी जी कह रहे हैं। कभी आप कहो कि आप कैसा कह रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट, चिल्ड्रन अभी तक इस वीडियो को मेरे भाई लाइक नहीं किया तो प्लीज एक लाइक कर दो। तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, और अगर तुमको मेरी मेहनत अच्छी लग रही तो भाई प्लीज एक सब्सक्राइब दे देना। आई होप आपने वीडियो को लाइक भी कर दिया और सब्सक्राइब भी कर दिया। राइट अ न्यूज रिपोर्ट ऑन जलियांवाला बाग मैसेकर। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था उस पर लिखना है। अब भाई साहब जलियांवाला बाग में क्या हुआ था, जनरल डायर ने ये मैसेज दे रखा था कि भाई साहब कोई भी रैली नहीं करेगा। उसी टाइम पे सिखों का जो बैसाखी त्योहार आता है वो भी है, तो बहुत सारे गांव वाले त्योहार मनाने के लिए आए हुए थे और कुछ लोग प्रोटेस्ट करने आए थे। जनरल डायर को इतना गुस्सा आया, इनने सारे दरवाजे बंद करवा दिए और इन पे गोली चलवा दी भाई साहब, और निहत्थे लोगों को मरवा दिए। अब इसी बात को अपने वर्ड्स पे लिख देंगे, जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑन दैट डे अ लार्ज क्राउड वाज गैदर्ड इन जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोग आए थे, जैसे आपको यहाँ दिख रहे हैं। सम केम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, कुछ लोग तो इनके विरोध में आए थे, किनके, ब्रिटिशर्स के, कि भैया तुम अंग्रेज भारत छोड़ो। वाइल सम केम टू एंजॉय बैसाखी फेयर, हालांकि कुछ तो बेचारे बस फेयर में पार्टिसिपेट, मेले में आए थे। मैनी विलेजर्स वर अनअवेयर ऑफ द मार्शल लॉ दैट हैड बीन इम्पोज्ड, और जो लोग दूर दूर से गांवों से आए थे बेचारे, उनको तो ये भी नहीं पता था कि कोई मार्शल लॉ लगा हुआ है कि वहां पे आना नहीं है, सरकार के खिलाफ नहीं आना, इकट्ठे नहीं होना, क्योंकि उस टाइम पे व्हाट्सएप, फेसबुक और ये सब तो थे नहीं कि मैसेज तुरंत चला जाए। डायर एंटर द एरिया, तभी वहां पे डायर आ जाता है। ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट, जितने भी भागने वाले रास्ते थे सारे वो बंद करवा दिए और उसने ओपन फायर चलवा दी, जिससे हमारे सैकड़ों लोग मारे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन क्या था? अब भाई साहब अंग्रेजों ने सोचा कि भारत पे रूल करने के लिए हम एक कमेटी बनाएंगे जिसमें बहुत सारे मेंबर्स रखे जाएंगे। अब उन्होंने बहुत सारे मेंबर्स रखे, ये भाई साहब, ये भाई साहब, ये भाई साहब, ये भाई साहब, ये भाई साहब। अब जब रूल तुम कहीं पे करने के लिए बना रहे हो, अब तुमको क्लास के, तुम क्लास टीचर हो तो मॉनिटर तो उसी क्लास का बनेगा ना। अब भैया मॉनिटर कोई तुम बाहर का थोड़ी बना दोगे, क्लास 9th और हम 11th वाले को मॉनिटर बनाएंगे, क्यों भाई? 9th के क्लास टीचर हो तो 9th के ही बच्चे को मॉनिटर बनाओ ना। तो अब इसमें खराब बात क्या थी कि सारे लोग ब्रिटिशर्स थे, मतलब अंग्रेज थे, एक भी इंडियन नहीं था।
इसी बात का गुस्सा था और इसी बात के लिए जब साइमन कमीशन भारत आया उससे कही भाई तू बाहर का रास्ता देख। द ब्रिटिश गवर्नमेंट मेड अ टीम ऑफ मेंबर्स टू लुक एट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उन्होंने एक मेंबर्स की टीम बनाई जिसका काम था कि भैया इंडिया की गवर्नमेंट को देखेगा, ठीक है। बट देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल इंडियन मेंबर इन दिस कमीशन। लेकिन जब लोगों ने देखा भाई इसमें तो भारत का तो कोई भी आदमी नहीं है। एज अ रिजल्ट व्हेन द साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया, जब साइमन कमीशन भारत आया इन 1920 they were greeted with the slogan go back। और भारत वालों ने कहा भैया तू निकल ले, पतले रास्ते से निकल ले, साइमन गो बैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर द इमेजेस ऑफ भारत माता इन दिस चैप्टर विद द इमेज ऑफ जर्मेनिया इन चैप्टर 1। आपने जर्मेनिया मैंने पढ़ाया भी हुआ है, दोनों को कंपेयर करना है भाई। पहला कंपैरिजन हो गया, जर्मेनिया बिलोंग करती है जर्मन को, भारत माता बिलोंग करती है इंडिया को, भारत को। मजा आ जाए तो मेरे दोस्त लाइक दे देना। पहला पॉइंट, जर्मेनिया बिलोंग्स टू जर्मन एंड भारत माता बिलोंग्स टू इंडिया। वाह सर वाह, कमाल कर दिया, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट देखो, चाहे जर्मेनिया हो चाहे भारत माता हो, ये सिंबल्स या ये इमेजेस इसलिए यूज की गई ताकि लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आए, अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए, अपनी मिट्टी के लिए प्यार आए। ये ले भाई, द इमेज ऑफ जर्मेनिया एंड भारत माता बोथ वर यूज्ड टू स्प्रेड द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। वाह मजा आ गया। तीसरा देखो, जो जर्मेनिया है इनको थोड़ा गुस्से में दिखाया गया है, इनके हाथ में तलवार दिखाई गई है, लेकिन भारत माता को एकदम काम शांत दिखाया गया है, ठीक है। और यहां देखो, भारत माता इज शोन एज काम, बिल्कुल काम और शांत दिखाया गया है, एंड स्पिरिचुअल लेडी, व्हाइल जर्मेनिया इज शोन इन एंगर, जर्मेनिया को थोड़ा सा गुस्से में दिखाया गया है, विद स्वॉर्ड इन हैंड, और उनके हाथ में तलवार दिखाई है। मजा आ जाए तो दोस्तों लाइक दे देना, सब्सक्राइब दे देना। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर तुम मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में। द मैन रेस्पॉन्सिबल फॉर जलियांवाला बाग इंसिडेंट, जलियांवाला बाग के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? डायर, नेपोलियन, कैमेलियो या नन? आई होप मेरी ये वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल, क्लास 10 ज्योग्राफी, चैप्टर नंबर 2 है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। अभी तक मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, व्हाई इज बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ्स? तो क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं इमेजेस का यूज करूंगा। बच्चे रटते हैं, चिल्ड्रन रटना नहीं है। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है भाई? जितनी भी लिविंग थिंग्स आप देखते हो, जितने भी तरह के एनिमल्स देखते हो, तरह तरह के प्लांट्स ट्रीज देखते हो, यही तो बायोडाइवर्सिटी है। अब ये पूछ रहा है कि हमारे लिए ह्यूमन लाइफ के लिए इंपॉर्टेंस क्या है। भाई अगर बायोडाइवर्सिटी नहीं होगी, अगर प्लांट्स ट्रीज नहीं होंगे, एनिमल्स नहीं होंगे, तो हम खाना कहाँ से खाएंगे, ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? तो इसी बात को अब हम अपने वर्ड्स में लिख देंगे। डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर फाउंड ऑन अर्थ। अलग अलग तरह के एनिमल्स और अलग अलग तरह के जो प्लांट्स हैं वो अर्थ पे मिलते हैं। इट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी, और इसी को बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? नंबर 1, एग्रीकल्चर। आर फूड कम्स डायरेक्टली फ्रॉम वेरियस प्लांट। हमारा जो फूड है वो कहाँ से आता है? भाई वो एग्रीकल्चर से ही तो आता है। अगर प्लांट्स नहीं होंगे, ट्रीज नहीं होंगे, तो हम खाना कहाँ से खाएंगे? नंबर 2, ह्यूमन सर्वाइवल इज इम्पॉसिबल विदाउट बायोडाइवर्सिटी। भाई साहब अगर बायोडाइवर्सिटी ना हो, ये सारी चीजें ना हो, तो हम सर्वाइव कैसे करेंगे? हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ हैव ह्यूमन एक्टिविटीज अफेक्टेड द डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना? तो चिल्ड्रन, फ्लोरा का मतलब होता है फॉरेस्ट, ट्रीज वगैरह, फौना मतलब एनिमल्स, ठीक है। तो फ्लावर्स को मतलब प्लांट्स को और एनिमल्स को हमने कैसे अफेक्ट किया है? हम जरूरत से ज्यादा पेड़ काट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। हम जरूरत से ज्यादा इलीगल माइनिंग कर रहे हैं। हम प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के नाम पे पेड़ों को काट रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं। तो इससे जो हमारा एनवायरनमेंट में वो तो खराब हो रहा है ना। हमारे जो रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, वो तो सब खराब हो रहे हैं ना। अब इसी बात को हम अपने वर्ड्स में लिख देंगे। देखो, ह्यूमन एक्टिविटीज हैव अफेक्टेड द डिप्लीशन मतलब कमी कर फ्लोरा और फौना में किस तरह से? नंबर 1, डिफॉरेस्टेशन की वजह से। नंबर 2, इलीगल माइनिंग की वजह से। नंबर 3, लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की वजह से। और नंबर 4, ओवर कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज। हमारी पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है तो हमें ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। अब आप में से कुछ बच्चे कहेंगे क्या सर इतना अगर मैं लिखा हूँ शॉर्ट क्वेश्चन में तो मार्क्स मिलेंगे? 100% मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर यही क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो डिफॉरेस्टेशन आप हेडिंग डाल देना, इसमें लिख देना कि हम लोग लगातार पेड़ों को काट रहे हैं, रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। इलीगल माइनिंग में लिख देना
ठीक है, अंधा पैसा कमाने के लिए, ज्यादा पैसा वो करने के लिए लोग इलीगल माइनिंग में लगे हुए हैं। लार्ज स्केल डेवलपमेंट के नाम पे पेड़ों को काटा जा रहा है। तो इस तरह से आप और बढ़ा सकते हो अपने साइड से। नेक्स्ट, डिस्क्राइब हाउ कम्युनिटीज हैव कंजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। अब आपको बताना है, अगर एक तरफ कुछ ऐसे इंसान हैं जो रिसोर्सेज को काट रहे हैं, मतलब पेड़ पौधों को, लेकिन ऐसी भी कम्युनिटीज हैं जिन्होंने हमारे इन्वायरमेंट को बचाया है। तो चिल्ड्रन, आपको याद होगा, आपके टीचर ने पढ़ा होगा, चिपको मूवमेंट हिमालय में हुआ था। जब पेड़ों को काटा जा रहा था तो लोगों ने क्या किया, मिलके उन पेड़ों को हक कर लेते थे, मतलब उनके साथ गले मिलते थे, इसी तरह से जैसे आपको दिख रहा है। और लोगों ने ये कहा कि अगर तुम इस पे आरी चलाओगे, मतलब इनको काटोगे, उससे पहले हमें हमें काटो, हमें मारो। तो इस तरह से फाइनली लोगों ने बहुत हेल्प की। इसके अलावा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 वाला, उसने एनिमल्स को और प्लांट्स को, ट्रीज को बचाने में बहुत हेल्प की है। तो यही वाली बातें अब हम अपने वर्ड्स में लिख देंगे। नंबर 1, चिपको मूवमेंट कंजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। ये एक लाइन बस आपको अपने वर्ड्स में लिखनी है, चिपको मूवमेंट। उसके बाद मैंने कंजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड, ये पूरा का पूरा हमने अपने वर्ड्स में लिखा है, ठीक है। इन दिस पीपल हग द ट्री। इसमें क्या हुआ था, लोगों ने ट्री को हक कर लिया था, मतलब उनके, देख रहे हो, चारों तरफ से पकड़ रखा है जैसे यहाँ पे। और क्या कहा, वेन एवर एनी वन ट्राई टू कट देम डाउन। जब भी किसी ने, किसी भी संस्था ने, गवर्नमेंट ने, या किसी ने भी अगर कटवाने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि पहले हमको मारो, तब जाके इस पेड़ को मारो। इन राजस्थान विलेजर्स हैव फॉट अगेंस्ट माइनिंग बाय साइटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो विलेजर्स ने क्या कहा, जो माइनिंग चल रही थी, कि भाई गवर्नमेंट ने एक ऐसा प्रोजेक्ट लाया है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, उसके तहत आप यहाँ पे माइनिंग नहीं कर सकते। तो मतलब अगर हमें अवेयरनेस होगी, हम अवेयर होंगे अपने राइट्स के, तो हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। चलो मैं आगे बढ़ूं उससे पहले यार आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा भाई, मेरी अगर ये मेहनत आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक कर देना। मैं 3 तक काउंट करूंगा, 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपको आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन गुड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स कंजर्विंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब हम वाइल्ड लाइफ को और इसको क्या नाम है, बचाने के लिए फॉरेस्ट को क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमारी गवर्नमेंट ने ये काम कर दिया, 1972 वाला एक एक्ट निकाल दिया, जिसमें सर्टेन वाइल्ड एनिमल्स का कोई शिकार नहीं कर सकता, हंटिंग नहीं कर सकता, और वहां पे फॉरेस्ट को नहीं काट सकता। फिर नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना दिए, जहां पे जो एनिमल्स है वो खुलेआम घूम सकते हैं, और वहां पे पूरी तरह से कोई भी इंसान जो है हंटिंग वगैरह नहीं कर सकता। अब इसी बात को अपने वर्ड्स में लिखना है। देर आर सेवरल गुड प्रैक्टिसेस, बहुत सारी अच्छी चीजें हुई हैं टुवर्ड्स कंजर्विंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। सम ऑफ देम आर, नंबर 1, द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड। जो 1972 में जब ये एक्ट इम्प्लीमेंटेड हुआ, इट मेड प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक हैबिटेट्स अ लॉ। मतलब सरकार ने एक नियम बना दिया कि जो भी इस नियम को तोड़ेगा भाई साहब उसको सजा मिलेगी। नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना दी, वर सेटअप इन मैनी स्टेट्स, कई सारे स्टेट्स में, टू प्रोटेक्ट इंडेंजर्ड स्पीसीज। इंडेंजर्ड मतलब जो ऐसी स्पीसीज जो बिल्कुल खत्म होने वाली है, उनको बचाने के लिए। फिर हमने प्रोजेक्ट टाइगर, हमारी गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया टाइगर को बचाने के लिए। तो इस तरह से बहुत सारी अच्छी अच्छी प्रैक्टिसेस हैं। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में, देखता हूँ कितने बच्चे राइट आंसर देते हैं। इन विच स्टेट विलेजर्स फॉट अगेंस्ट इलीगल माइनिंग। कौन से स्टेट में जो विलेजर्स हैं वो इलीगल माइनिंग के खिलाफ खड़े हो गए। ए राजस्थान, बी बिहार, सी यूपी, या डी हरियाणा। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में। वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 10 सिविक्स के चैप्टर नंबर 2 है फेडरलिज्म। आज हम करेंगे उसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, और अभी तक मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है, लोकेट द फॉलोइंग स्टेट्स ऑन अ ब्लैंक आउटलाइन पॉलिटिकल मैप। चिल्ड्रन, हर साल 2-3 नंबर का मैप वाला क्वेश्चन आता ही आता है, हर बार एग्जाम में आएगा। तो मणिपुर, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और गोवा को आपको दिखाना है मैप में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रहा सिक्किम, ये रहा मणिपुर, ये रहा छत्तीसगढ़, और ये रहा गोवा। इन प्लेसेस को आप ध्यान रखोगे, एग्जाम में आपको जो मैप है वो मिलेगा, ठीक है। आपको ये नहीं बनाना नक्शा वक्शा, ये जो मैप है ये बनाना नहीं है आपको, तो बस ये केवल फिल करना रहेगा।
नेक्स्ट, आइडेंटिफाई एंड शेड 3 फेडरल कंट्रीज अदर देन इंडिया। इंडिया के अलावा 3 फेडरल कंट्रीज आपको दिखाना है वर्ल्ड के पॉलिटिकल मैप में। तो इंडिया के अलावा जो 3 फेडरल कंट्रीज हैं वो कौन कौन है? पाकिस्तान है, ये दिखा दिया हमने। ये वर्ल्ड का मैप आपको एग्जाम में मिलेगा। साउथ अफ्रीका ये यहां दिखा दिया, और ऑस्ट्रेलिया ये हमने यहां पे दिखा दिया। अब बात करते हैं रियल क्वेश्चन आंसर्स की। Point out the feature in the practice of federalism in India that is similar to and one feature that is different from Belgium। तो ये कह रहा है कि इंडिया का और बेल्जियम का जो मॉडल है, ठीक है, फेडरलिज्म का, उसमें सिमिलैरिटी क्या है और डिफरेंस क्या है। तो भैया सिमिलैरिटी, सबसे पहले एक हेडिंग डाल दोगे सिमिलैरिटी। इन बोथ द कंट्रीज द सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर इट्स पावर विद द रीजनल गवर्नमेंट। दोनों ही कंट्रीज में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रीजनल गवर्नमेंट के साथ अपनी अपनी पावर को शेयर करती है। लेकिन डिफरेंस ये है, बेल्जियम हैज अ कम्युनिटी गवर्नमेंट अनलाइक इंडिया। बेल्जियम के यहाँ पर कम्युनिटी गवर्नमेंट भी होती है जो कि इंडिया में नहीं है। नेक्स्ट चिल्ड्रन, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार प्लीज एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो मैं 3 तक काउंट कर रहा हूँ, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड यूनिटरी वन। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल फॉर्म में क्या होता है? पावर इज शेयर्ड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। पावर को शेयर किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और दूसरी जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होती हैं। इसका एग्जांपल भी मांगा था तो हमने डाल दिया एग्जांपल इंडिया। यूनिटरी, नाम में ही यूनी का मतलब वन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इट प्रोवाइड्स पावर टू ओनली वन गवर्नमेंट। इसमें पावर जो होती है केवल एक ही गवर्नमेंट के पास होती है पूरी पावर, और इसका एग्जांपल है श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेट एनी टू डिफरेंस बिटवीन द लोकल गवर्नमेंट बिफोर एंड आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1990। इंडिया के अंदर ये पूछ रहा है जो लोकल गवर्नमेंट है उसमें 1992 से पहले क्या काम होता था और 1992 के बाद क्या चेंजेस आ गए। तो सबसे पहले हेडिंग डालोगे लोकल गवर्नमेंट्स बिफोर 1990। तो पहली बात है, इलेक्शंस वर हेल्ड इररेगुलरली, मतलब कोई इंटरवल नहीं है, कोई टाइम पीरियड नहीं है भाई साहब, कभी भी जो इलेक्शन है हुए जा रहे हैं। लेकिन लोकल गवर्नमेंट आफ्टर 1992 के अमेंडमेंट्स के बाद क्या हुआ? इलेक्शंस आर कंडक्टेड रेगुलरली। लेकिन अब जो है इलेक्शंस रेगुलरली कंडक्ट होते हैं। दूसरा, 1992 से पहले क्या होता था? नो पावर और रिसोर्सेज वर गिवन टू लोकल गवर्नमेंट। जो लोकल गवर्नमेंट थी उनको ना तो कोई पावर मिलती थी ना कोई रिसोर्स पैसा वगैरह मिलता था। लेकिन 1992 के बाद सम पावर्स, कुछ पावर भी मिल गई है और उनको रिवेन्यू भी शेयर होता है लोकल गवर्नमेंट के साथ। तो देख लो, बस छोटी सी बात है, पहले इलेक्शन वाली बात लिखनी है और सब दूसरी बात लिखनी है पावर वाली बात, दैट्स इट। इसके बाद ये फिलअप दिया हुआ है, इसमें क्या करना है? देखो, सिंस द यूनाइटेड स्टेट कैसा है? कमिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरेशन है, ठीक है। और एंड स्टेट्स आर, तो सारे जो स्टेट्स हैं वो बराबर बराबर स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया किस तरह का फेडरलिज्म इंडिया के अंदर है? होल्डिंग टुगेदर। तो यहाँ पे भर दिया आपने होल्डिंग टुगेदर। और इंडिया में क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर होती है रेदर देन स्टेट गवर्नमेंट। बस इतनी बात आपको करनी है। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखता हूं कितने बच्चे राइट आंसर देते हैं। इन इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट हैज मोर पावर देन स्टेट गवर्नमेंट। अभी मैंने बताया था इंडिया के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर होती है स्टेट गवर्नमेंट। अगर आपको लगता है ये स्टेटमेंट ट्रू है तो कमेंट में लिख दीजिए ट्रू। अगर आपको लगता है ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो कमेंट में लिख दीजिए। वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 3 है वाटर रिसोर्सेज। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक्सप्लेन हाउ वाटर बिकम्स अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब यार कागज है, तुमने उसको जला दिया, कागज खत्म, अब उसका दोबारा यूज नहीं हो सकता। लेकिन वाटर का दोबारा यूज हो जाता है, इसलिए उसको रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। क्यों? अब यार आप ये वाला प्रोसेस पढ़ते आ रहे हो कि पानी है, गर्म हुआ, सनरेज की वजह से इवेपोरेशन हो गया, ठीक है, इवेपोरेट हो गया, उड़ गया, ऊपर जाके कंडेंसेशन हो गया,
फिर प्रेसिपिटेट हुआ और फिर बारिश बन के फिर नीचे आ गया। तो इसको वाटर साइकिल कहते हैं, इसी को हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं, किसी का भी नाम दे दो। तो इस तरह से वाटर क्या होता रहता है, रिसाइकिल होता रहता है। इसी बात को अब हम अपने वर्ड्स में लिख देंगे। वाटर इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज एज इट इज रिन्यूड बाय वाटर साइकिल। वाटर क्या है, एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है क्योंकि ये रिन्यू होता रहता है वाटर साइकिल की वजह से। वेयर थ्री प्रोसेस टेक प्लेस, और यहाँ पे तीन प्रोसेस होती है। कौन कौन सी? इवेपोरेशन होती है, कंडेंसेशन होता है और प्रेसिपिटेशन होता है। बस हो गया आंसर। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज वाटर स्कैरिसिटी एंड व्हाट आर इट्स कॉजेस। वाटर स्कैरिसिटी का मतलब होता है चिल्ड्रन पानी की कमी। अब आप इस फिगर में देखिए, इस फिगर में देखते हर बच्चा बता देगा कि सर जहां का भी ये सीन है वहां पानी की बहुत किल्लत है, पानी की बहुत कमी है। इसी को भैया हम कहते हैं वाटर स्कैरिसिटी। अब इसके रीजन क्या है भाई? बढ़ती हुई जनसंख्या, हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतनी डिमांड बढ़ेगी। कुछ लोग तो भाई साहब एक एक पानी की बूंद के लिए तरस रहे हैं, और कुछ भाई साहब 10-10 बाल्टियों से नहा रहे हैं। कुछ लोगों ने अपने घर में ही स्विमिंग पूल बनवा रखे हैं। तो अनइक्वल एक्सेस है। इसी बात को अपने वर्ड्स में लिख दो। वाटर स्कैरिसिटी इज द शॉर्टेज ऑफ वाटर। पानी की कमी को वाटर स्कैरिसिटी कहते हैं। कॉजेज ऑफ वाटर स्कैरिसिटी, कॉजेज यानी कारण क्या है? नंबर वन, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। नंबर टू, एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर, जरूरत से ज्यादा हम यूज कर रहे हैं। नंबर थ्री, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, किसी के पास बहुत ज्यादा पानी है और किसी के पास बहुत कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंपेयर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट। अब जो रिवर के ऊपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, डैम वगैरह बना दिए जाते हैं, उसके फायदे क्या है और नुकसान क्या है? अब फायदे तो ये है कि भैया तुम्हारी जो फसल है उसको पानी मिल जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी और बाढ़ वगैरह के टाइम पे फ्लड कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन नुकसान क्या है कि यार छोटे मोटे जो गांव होते हैं वो पूरी तरह से पानी में डूब जाते हैं। वहां के आसपास के लोगों का जो लाइवलीहुड यानी कि जो रोजगार होता है वो खत्म हो जाता है। और वहां के जो फ्लोरा एंड फोना है, जो एनिमल्स हैं और जो वाटर एनिमल्स हैं, उन पे भी बुरा असर पड़ता है। इसी बात को अपने वर्ड्स में लिख देते हैं। देखो क्या लिखेंगे, तो एडवांटेजेस लिख दिए। नंबर वन, हेल्प इन इरिगेशन, इरिगेशन में हेल्प मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में हेल्प मिलती है और फ्लड कंट्रोल होता है। वाह भाई वाह, मजा आ गया। डिसएडवांटेज क्या है? विलेजेस सबमर्ज, पानी में डूब जाते हैं। पीपल लूज देयर लाइवलीहुड, लोगों का काम धंधा खत्म हो जाता है। इल इफेक्ट, आई डबल एल है ये, आई डबल एल। इल इफेक्ट पड़ता है फ्लोरा एंड फौना पे, वहां के एनिमल्स और वहां के वाटर एनिमल्स और प्लांट्स पे इल इफेक्ट पड़ता है। तो चिल्ड्रन, अगर आपको मेरी ये मेहनत अच्छी लग रही है ना कि सर पहली बार सोशल साइंस के क्वेश्चन आंसर देखते ही याद हो रहे हैं, तो यार मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए एक लाइक तो कर दो यार, एक सब्सक्राइब तो कर दो यार। अगर आप चाहते हो कि मैं इस तरह का वीडियो आपके लिए हर चैप्टर का लेके आऊं कि जो देखते ही याद हो जाए, तो प्लीज यार एक लाइक कर देना, एक सब्सक्राइब कर देना, मुझे कमेंट में बता देना। ऐसे ही आप हर वीडियो के हर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखने हैं तो मैं 3 तक काउंट करूंगा, 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। नेक्स्ट, डिस्कस हाउ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन सेमी एरिड रीजन्स ऑफ राजस्थान इज कैरीड आउट। अब जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है कि रेन वाटर को ही हम यूज करें हमारी जरूरतों के लिए। तो सेमी एरिड रीजन्स क्या है? जहां पे पानी बहुत कम है, बरसात भी कम होती है। अब वहां पे जो लोग रह रहे हैं वो कैसे काम चलाएंगे? तो इन्होंने क्या किया कुछ लोगों ने कि भैया स्लोपिंग रूफ बना दी, ठीक है, और यहां लगा दिए पाइप, जैसा कि तुम्हें यहां पे दिख रहा है, दिख रहे हैं? अब यार बारिश पड़ी तो वो जो पानी है यहां से कलेक्ट हुआ, इधर आया, इधर से इधर आया। जैसे ये टंकी आपके यहाँ ऊपर लगी रहती है, इसमें भी लगी रहती है। और जो जरूरत से ज्यादा पानी जब होगा तो ये अंडरग्राउंड टैंक बना दिया इन्होंने। भाई साहब महीनों महीनों तक इस पानी का यूज किया जाता है और ये बिल्कुल साफ पानी होता है। तो इस तरह से वो यूज कर लेते हैं। या फिर यहाँ पे एक रियल इमेज देखो, देख लो, रूफ है, रूफ को बिल्कुल भी पानी को बर्बाद नहीं होने दिया जा रहा, पाइप लगा दिए गए हैं, ऊपर से पानी आया, नीचे आया, यहाँ पे भाई साहब टैंक में। मजा आ रहा होगा आपको ये पढ़ने में, तो यार वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत करना। अब इसके आंसर देखते हैं। Houses in the semi-arid regions of Rajasthan have traditionally constructed tanks for storing drinking water। तो ये जो प्रैक्टिस है ये ट्रेडिशनली है, मतलब पुराने पुराने तौर तरीकों में चली आ रही है। ये नहीं है कि अब 2-4 साल से शुरू हुआ है, ठीक है, स्टार्टिंग से ही। दे आर बिग एंड कैन स्टोर लॉट्स ऑफ वाटर फॉर मंथ्स ऑफ कंजप्शन। तो ये जो टैंक होते हैं
ये जो टैंक होते हैं ये बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, और इनमें इतना पानी आ सकता है कि महीनों तक तुम्हारा काम चल जाए, तुम्हारी फैमिली का, महीनों तक, ठीक है। दीज टैंक्स आर कनेक्टेड विद पाइप फ्रॉम द रूफटॉप। अब छत से ये कनेक्टेड होते हैं किससे? पाइप से। Therefore entire rain water gets collected in tanks through these pipe, और पूरा का पूरा जो पानी है बारिश का वो इनमें आ जाता है और लोग यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट, describe how modern adaptation of traditional rainwater harvesting methods are being carried out to conserve and store water। अभी तो हमने बात की पुराने सिस्टम की, लेकिन अब आज के टाइम में भी नए लोग भी जो घर बनवा रहे हैं उसके अंदर भी वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवा रहे हैं, जिससे उनकी जरूरतें पूरी हो रही हैं। देखो एक घर का रियल डायग्राम है, ये कोई एनिमेटेड नहीं है, देख लो रियल घर है, ये पाइप्स लगे हुए हैं, पूरा का पूरा वाटर स्टोर होके इस अंडरग्राउंड टैंक में और यहाँ आएगा, और ये अंदर से भी बहुत गहरा होगा। ये मत सोचना ये बस इतना है, ये अंदर से भी बहुत गहरा होगा। तो अब इनको कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी कहीं बाहर जाने की। ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग लाइक द रूफ टॉप मेथड आर बीइंग पॉपुलर। जो रूफ टॉप का मतलब है छत के ऊपर, है ना, जो भी पानी गिरेगा उसको हम कलेक्ट कर लेंगे। इन इंडिया इन गेंदाथुर विलेज मैसूर, मैसूर में एक विलेज है गेंदाथुर, उसमें 200 हाउसेज हैव अडॉप्टेड रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्ट। वहां पे 200 से ज्यादा घर, लगभग 200 घर ऐसे हैं जिन्होंने इस सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया है। तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज मेड इट कंपलसरी टू हैव रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, और तमिलनाडु गवर्नमेंट ने भाई साहब कंपलसरी कर दिया है कि अगर इस जगह पे रह रहे हो, ऐसी जगह पे, तो आपके घर में ये सिस्टम होना कंपलसरी है, नहीं तो फाइन लगेगा, ठीक है। चिल्ड्रन, इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखता हूं कितने बच्चे आप में से राइट आंसर देते हैं। क्वेश्चन है, हाउ मेनी हाउसेज इन गेंदाथुर हैव अडॉप्टेड रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। अभी मैंने आपको बताया था गेंदाथुर में कितने गांव ऐसे हैं, सॉरी कितने घर ऐसे हैं जिन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को लगवा लिया। ऑप्शन ए है 100, बी है 200, सी है 300 और डी है 400। अपने आंसर में आप चाहो तो खाली ए बी सी या डी लिख देना। वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल, क्लास 10 ज्योग्राफी, चैप्टर नंबर 4 है एग्रीकल्चर। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1, नेम वन इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप। बेवरेज का होता है चिल्ड्रन एक ऐसी चीज जिसको हम लिक्विड फॉर्म में लेते हैं, जैसे कि चाय हो गई, कॉफी हो गई, कोल्ड ड्रिंक हो गया, पानी हो गया, है ना, बेवरेज। एंड स्पेसिफाई द जियोग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर इट्स ग्रोथ। तो बेवरेज का नाम हो गया टी, और इसके लिए किस तरह की जियोग्राफिकल कंडीशन चाहिए वो देखते हैं। सो नंबर 1 पहले हम लिखेंगे टी इज एन इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप। अब ये वाली लाइन मैंने पूरी क्वेश्चन से ही उठाई है, फॉलोइंग जियोग्राफिकल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर इट्स ग्रोथ। इसकी ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए। ये नहीं है कि तुम जहां रह रहे हो वहीं पे उगा दोगे, नहीं, कैसा क्लाइमेट चाहिए? ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल। इसके बाद जो सॉइल चाहिए, डीप एंड फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए, और जो रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। तो ये 2 पॉइंट आपको लिखने हैं और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम वन स्टेपल क्रॉप ऑफ इंडिया एंड द रीजन्स वेयर इट इज प्रोड्यूस्ड। तो एक स्टेपल क्रॉप का नाम देना है, हमने दे दिया राइस। राइस इज ए स्टेपल क्रॉप ऑफ इंडिया। फिर पूछ रहा है कहां पे ये उगाया जाता है। इट इज प्रोड्यूस्ड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड कोस्टल एरियाज। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में उगाया जाता है और कोस्टल एरियाज में उगाया जाता है। नेक्स्ट, enlist the various institutional reform programs introduced by the government in the interest of farmers। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है हमारी भारतीय सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसे कौन कौन से प्रोग्राम चलाए हैं जिससे हमारे किसान भाइयों को फायदा हो। तो ये वाली लाइन जो देख रहे हो आप, ये पूरी मैंने क्वेश्चन से ही टेप दी, मतलब कॉपी पेस्ट वहीं से कर दी आर, है ना, इसी तरह से आप एग्जाम में लिखोगे। तो नंबर 1, क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट फ्लड फायर। तो जैसे गवर्नमेंट हम अपने प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस कराते हैं, अब किसान अपनी क्रॉप का भी इंश्योरेंस करा सकता है। जैसे ड्रॉट यानी सूखा पड़ गया तो किसान को पैसा मिल जाएगा अगर उसकी फसल बर्बाद हो गई, अगर उसने इंश्योरेंस ले रखा होगा। अगर बाढ़ आ गई तो उसको इंश्योरेंस फायदा करेगा। फॉरेस्ट फायर लग जाती है, बहुत सारी चीजें, अगर फसल बर्बाद हो जाती है तो भी उसको फायदा मिलेगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी यानी कि एमएसपी ले आई गवर्नमेंट। एमएसपी का मतलब है कि लोग क्या करते थे, पहले टमाटर खरीदे,
आपसे खरीद लिए, किसान से खरीद लिए 5 रुपए किलो और बाहर जाके बेच रहे हैं 20 रुपए किलो। तो उन्होंने कहा कि अब एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपको मिलेगा। जैसे गवर्नमेंट ने तय कर दिया कि कम से कम 10 रुपए किलो तो एटलीस्ट किसान को मिलना ही चाहिए, तो वो 10 रुपए एटलीस्ट पर केजी के हिसाब से उसको मिलेगा ही मिलेगा। नंबर 3, सब्सिडी ऑन एग्रीकल्चरल टूल्स। अब अगर किसान को एग्रीकल्चर के लिए भी तो टूल्स चाहिए भाई, ट्यूबवेल लगवानी है और सारे टूल्स लेने हैं, फर्टिलाइजर लेना है, ठीक है, बहुत सारी ट्रैक्टर लेना है, तो उस पर सब्सिडी यानी कि कम पैसे देने पड़ेंगे, उस पर जो क्या नाम है जो टैक्स लगेगा वो भी ना के बराबर लगेगा। नंबर 3, जैसा आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं ऐसे किसान के लिए भी एक क्रेडिट कार्ड बना दिया कि अगर किसान के पास फसल लेने के लिए पैसा नहीं है, उगाने के लिए पैसा नहीं है, तो वो क्रेडिट कार्ड से लोन ले सकता है और जब फसल उग जाए, जब उसके पास पैसा आ जाए, तब वो उस पैसे को लौटा दे। तो ये सारे प्रोसेस आपको लिखने। नेक्स्ट, द लैंड अंडर कल्टीवेशन हैज गॉट रिड्यूस डे बाई डे। भाई जो हमारी जो जमीन है जिसपे खेती होती है वो दिन पे दिन कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि हम मॉल बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, हॉस्पिटल बना रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं। कैन यू इमेजिन इट्स कॉन्सिक्वेंसेस? कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है परिणाम। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, क्या परिणाम होगा इसका? इट्स कॉन्सिक्वेंसेस विल बी, इसके परिणाम ये होंगे। नंबर 1, फूड शॉर्टेज। भाई जिस जमीन पे पहले खेती हो रही थी, अब उस जमीन पे आपने घर बना दिया, अब उस जमीन पे मॉल बना दिया, तो जाहिर सी बात है जो खाना है वो कम होगा। राइज इन प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स। जब किसी चीज की डिमांड ज्यादा हो जाए और वो चीज कम हो तो उसकी प्राइस बढ़ जाते हैं, पैसे बढ़ जाएंगे। अनएम्प्लॉयमेंट फॉर फार्मर। जब उनकी जो जमीन है जिसपे वो खेती करते थे जब वो रहेगी नहीं, तो बेचारे किसानों के पास कोई काम नहीं रहेगा। तीस नेक्स्ट, शॉर्टेज इन सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। अब जैसे आपने कोई शर्ट पहनी हुई है, टी शर्ट पहनी हुई है, वो कॉटन से बनी हुई है, तो जब फसल ही नहीं होगी तो उसका रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा? तो ये सारी चीजें हैं जो होंगी। नेक्स्ट, suggest the initiative taken by the government to ensure the increase in agriculture production। गवर्नमेंट ने क्या क्या ऐसे काम किए हैं कि हमारे किसान भाइयों को फायदा हो और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है बढ़े। अभी हमने डिस्कस किया था, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड योजना ले आए और वेदर फोरकास्ट। वेदर फोरकास्ट मतलब अगर किसान को पहले से ही पता चल जाए कि अब इन 6 महीने में कैसा मौसम होगा, तो उसका रिस्क नहीं रहेगा। कहीं ऐसा तो नहीं भाई साहब उसने सोचा कि चलो फसल उगा देता हूँ, बाद में ओले पड़ गए। तो अगर उसको पहले से ही पता चल जाए इस तरह का मौसम रहेगा तो उसके लिए बहुत फायदा है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस ले आई, एमएसपी, है ना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी हमने पढ़ रहे थे, इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस लिया। अगर फसल बर्बाद भी हो जाती है तो भी किसान को नुकसान नहीं होगा, उसको पैसा मिलेगा। तो इसी बात को अब हम अपने वर्ड्स में लिख देंगे। ये वाली पूरी लाइन चिल्ड्रन हमने कहाँ से लिखी है? पूरी की पूरे मैंने ऊपर से क्वेश्चन से उतार दी। आर क्या क्या है? किसान क्रेडिट कार्ड है, स्पेशल वेदर बुलेटिन मतलब उनको मौसम का जानकारी दी जाएगी, एमएसपी ले आए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, नो एक्सप्लॉयटेशन बाय मिडिलमैन। तो मिडिलमैन का मतलब है किसान इधर है और बायर इधर है, तो बीच वाला इंसान क्या करता है, इनसे खरीदता है और इनको दे देता है और बीच में खुद कमीशन खाता है, तो इसको खत्म कर रहे हैं। क्रॉप इंश्योरेंस, लोन्स फॉर फार्मर्स ऑन द लो इंटरेस्ट, और अगर फार्मर को लोन भी चाहिए बैंक से तो उस पर भी इंटरेस्ट बहुत कम लगेगा। चिल्ड्रन अभी तक यार इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार प्लीज एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस और लाऊं। तो मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू चिल्ड्रन। डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। अब ग्लोबलाइजेशन हमने पढ़ा है, ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन है कि भैया चाइना का माल इंडिया में बिक रहा है, इंडिया का माल चाइना जा रहा है, अमेरिका जा रहा है। हम मतलब एक देश की चीजें दूसरे देश यूज कर रहा है, दूसरे देश की चीजें हम यूज कर रहे हैं, यही तो ग्लोबलाइजेशन है। अब ग्लोबलाइजेशन के फायदे भी हैं और नुकसान भी है। फायदा यह है कि जो चीज हमारे यहाँ ज्यादा बनती है हम उसको बाहर भेज देते हैं, लेकिन अब बाहर से कोई चीज अगर इतनी सस्ती आ जाए तो हमारे इंडियन मार्केट में हमारे फार्मर को नुकसान होता है। तो देखो लिखेंगे कैसे। अंडर ग्लोबलाइजेशन पर्टिकुलरली आफ्टर 1990 द फार्मर्स इंडिया हैव बीन एक्सपोज्ड टू न्यू चैलेंजेस। भाई जब से भारत ग्लोबलाइजेशन आया 1990 के बाद से इंडियन फार्मर्स को नए नए चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। Despite being an important producer of rice, cotton, rubber, tea, coffee, jute and spices, our agriculture products are not able to compete with the developed countries because of the highly subsidized agriculture। अब भाई वहां के अमेरिका के तो जो किसान है भाई साहब वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं,
उनके पास अलग तरह की टेक्नोलॉजी है, उनकी गवर्नमेंट भी उन्हें बहुत ज्यादा सब्सिडी और अलग से सैलरी वगैरह दे रही है, जो कि हमारे यहाँ देना पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो इस बात का भी हमारे हमारे फार्मर्स को नुकसान हो रहा है। टुडे इंडियन एग्रीकल्चर फाइंड्स इटसेल्फ एट क्रॉस बोर्ड। टू मेक एग्रीकल्चर सक्सेसफुल एंड प्रॉफिटेबल, प्रॉपर थ्रस्ट शुड बी गिवन टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ द कंडीशन ऑफ मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स। अगर हमको अपनी कंडीशन इंप्रूव करनी है अपनी एग्रीकल्चर में, तो हमें स्मॉल फार्मर को सपोर्ट करना होगा। डिस्क्राइब द जियोग्राफिकल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ राइस। चावल के लिए क्या क्या चाहिए? हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए और हाई ह्यूमिडिटी चाहिए। रेनफॉल होनी चाहिए 100 सेंटीमीटर मिनिमम एनुअली, और जो सॉइल चाहिए वो होनी चाहिए रिच एलुवियल सॉइल। चिल्ड्रन, इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में, देखता हूँ कितने बच्चे राइट आंसर देते हैं। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बेवरेज, मैंने बताया था बेवरेज क्या होता है, क्रॉप्स इज राइस है, व्हीट है, टी है या कॉटन है। अपने आंसर में आप बस ए बी सी या डी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। तो चिल्ड्रन, आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।